हाय फ्रेंड्स। अभी सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स। सो एक्सचेंज रेट का ही फॉरवर्ड फॉर्मेट कि क्या होता है, कैसे होता है एंड सो ऑन। तो अगर आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव्स देख लिया है, डेरिवेटिव्स का चैप्टर आपने कभी पढ़ा हुआ है, तो वो फॉरवर्ड का जो कॉन्सेप्ट था वो फॉरवर्ड आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। बट बस बेसिक ही काम का है, मतलब जो बेसिक मीनिंग वहां पे फॉरवर्ड का था यहाँ पे भी फॉरवर्ड का वही बेसिक मीनिंग है। अंडरलाइन थियरीज जो है, जैसे डेरिवेटिव्स में जिस थियरी से फॉरवर्ड निकल के आता है वर्सेस फॉरेक्स में जिन थियरी से फॉरवर्ड निकल के आता है, वो दोनों अलग अलग है। सो ऐसे बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने डेरिवेटिव्स नहीं पढ़ा कोई जरूरत नहीं है, नहीं पढ़ा तो भी मतलब फर्क नहीं पड़ेगा इस रीडिंग पे। आप डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई विल अज्यूम कि आपने नहीं पढ़ा हुआ, उसी के साथ में मैं शुरू करूंगा। जस्ट रिमाइंडर, लेक्चर 1 में हमने बेसिक्स पढ़े थे फॉरेन एक्सचेंज के। लेक्चर 2 में हमने बाकी फिर एडवांस कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, अगेन बेसिक्स से रिलेटेड बट थोड़े से आगे के कॉन्सेप्ट्स लाइक डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड क्या होता है, क्रॉस करेंसी क्या होता है। तो दोनों के जो लिंक्स हैं मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। सो इस सेशन में हम लोग फॉरवर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो लेक्चर नंबर 4 होगा, ये लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर 3। और जो लेक्चर नंबर 4 होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। तो यहां तक के जो भी हमने पढ़ लिया है, सो उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्विंग। सो लेक्चर नंबर 3 खत्म होने तक के जो भी पढ़ा है उसके ऊपर। तो वहां पे क्या है ना, जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो हमारा लेक्चर 3 खत्म हो जाता है तो आपका एक अच्छा खासा पोर्शन खत्म हो जाता है। सो वी कैन प्रैक्टिस इनफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। फिर उसके बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो सीधा आपका हेजिंग वाला पार्ट शुरू हो जाता है। तो हेजिंग को फिर से डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन फ्रॉम द लेक्चर 5 एंड 6 एंड सो ऑन। ठीक है, चलो। सो नाउ वी विल स्टार्ट अ डिस्कशन। सो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, रिक्वायरमेंट एज इन कि फॉरवर्ड होता क्या है या यहां पे क्या जरूरत है उसकी। ये है इंडिया, ये है यूएसए। इंडिया में एक एक्सपोर्टर है, ठीक है, और इसने डॉलर 1 लाख वर्थ के गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट किए हुए हैं। ठीक, और ये एक्सपोर्ट किए मान के चलो, सो एकदम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, 1 जनवरी 2022 को। ठीक है, एज पर दी टर्म्स, क्योंकि जो एक्सपोर्ट वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले जो पार्ट्स होते हैं ना, जिस जहाँ पे भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू प्रोडक्ट्स परचेस कर रहे हो या खरीद रहे हो या बेच रहे हो इस टाइप से, सो वहाँ पे बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है। कस्टम क्लियरेंस होता है, इंस्पेक्शन होता है, देयर आर 100 डिफरेंट थिंग्स। तो जनरली जिस दिन सेल होता है वर्सेस जिस दिन पे पेमेंट रिलीज होता है उसमें हमेशा गैप होती है, अनलेस एडवांस पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो या एडवांस पेमेंट आप रिसीव कर रहे हो या पे कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन एक्सपोर्टर हो या इंपोर्टर हो, उसके हिसाब से सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अब यहां पे मान के चलते हैं एग्जांपल के लिए कि यूएसए से जो भी ये इंपोर्टर है, ये जो इंपोर्टर है ये पेमेंट करने वाला है आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, सो ये जो ड्यूरेशन है ये वाला, ये 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है, और ये 3 महीने बाद में $1 लाख का पेमेंट करने वाला है। ठीक, चलो। तो हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, मतलब अगर आप अपने आप को एक्सपोर्टर के एंड पे रखो, तो सामान एक्सपोर्ट किया, गुड्स एक्सपोर्ट किए, 3 महीने बाद में पेमेंट आने वाला है। हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है कि अगर एक्सपोर्टर हो आप, अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, सो एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि अगर करेंसी डिप्रिशिएट कर गई तो अननेसरी आपका नुकसान हो जाएगा। सो ये जो 1 लाख की प्राइसिंग है, अज्यूम करो कि इस पर्टिकुलर डे पे रेट जो चल रहा था वो 80 का चल रहा था, दैट इज 1 USD इज इक्वल टू ₹80। एंड यहां पे आप दो केसेस ले लेते हैं। ठीक है, मान लो कि रेट वही रह गया, 80 रह गया, या मान लेते हैं कि रेट जो है वो 70 हो गया। ठीक है, सो आइडियली अगर आप सिर्फ इसी सिनारियो को कंसिडर करते हो, इसी सिनारियो को सिर्फ, तो एट सेल डेट, जिस दिन सेल हुआ है उस दिन के हिसाब से टोटल पेमेंट कितना बनना चाहिए था? 80 lakhs। है ना, एक्सपोर्टर को 80 लाख मिलना चाहिए था। ठीक है, सो ये आइडियल सिनेरियो है, पर पेमेंट तो अभी हो नहीं रहा है। पेमेंट कब हो रहा है? पेमेंट हो रहा है 3 महीने बाद में। अब ये 3 महीने बाद में दो सिनारियोज है।
तो हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 70,000, 70 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख आ जाएगा 70 lakhs आपका, और 80 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख आ जाएगा आपका 80 lakhs. सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो एक्सपोर्टर है उसका जो रियलाइजेशन है, जो एक्चुअल अमाउंट वो रिसीव करेगा, वो या तो 70 lakhs हो सकता है या 80 lakhs हो सकता है. ठीक है, अगर 80 lakhs होता है तो उसके हिसाब से कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, ही इज हैप्पी कि 80 लाख से मिलना चाहिए था एंड 80 लाख से मिला हुआ है, गुड इनफ, नो प्रॉब्लम. बट अगर मान लो 70 lakhs मिलता है, तो यार उसका तो बिना वजह नुकसान हो गया, है ना. कोई कोई लॉजिक नहीं था, कुछ नहीं, बस करेंसी फ्लक्चुएट कर गई, उसका खड़े खड़े 10 लाख का नुकसान. अगर आप परसेंटेज टर्म्स में कंसिडर करो तो ये 10 लाख का नुकसान कितना परसेंट होता है. हम ये 80 के ऊपर करेंगे क्योंकि 80 उसका सेल था. ठीक है, आप 70 के ऊपर करो तो उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगा, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. तो 10 लाख का नुकसान divided by, so simply 10 divided by 80, which is 12.5% is equal to 12.5%. यार बिना वजह इसका इतना नुकसान हो गया 12.5%, सिर्फ करेंसी फ्लक्चुएट कर गई, बाकी और कुछ भी नहीं हुआ है. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर चीज को अगर हैंडल करना है तो हमारे पास में बहुत सारे रास्ते हैं. ठीक है, पहला रास्ता क्या है. ठीक है, पहला रास्ता है कि जब ये एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करेगा, जब मटेरियल प्रोवाइड करेगा, तो इसके पास में बिल होगा, रिसीवेबल होगा. ठीक है, तो वो रिसीवेबल बैंक को बेच दे एंड अपना पैसा ले ले, तो डेफिनेटली बैंक जो है वो एक डिस्काउंटेड रेट पे इसको पैसा प्रोवाइड करेगी, वो पूरा का पूरा पैसा नहीं प्रोवाइड करेगी. और ऑब्वियसली 3 महीने का इंटरेस्ट प्लस बैंक अपना अगर कुछ रिस्क प्लस कमीशन जो कुछ भी ले रही है, सो ये पॉसिबल है. ठीक है, सो ऑप्शन 1, सेल कर लो रिसीवेबल. ठीक है, और $1 लाख रिसीवेबल जो है वो बैंक को दे देगा, बैंक बोलेगी मैं 3 महीने बाद कलेक्ट कर लूंगी, तू अभी पैसा लेके चले जा. और उसको रेट जो मिलेगा से 80 ही मिलेगा. ठीक है, पर्टिकुलर्स कंप्यूटेशन एंड अमाउंट, इसको यही रेट मिलेगा. सो टोटल हो गया 80 lakhs, और उसके ऊपर बैंक बोल रहा है कि हमारा टोटल 3 मंथ्स के हिसाब से, मैं एक एब्रेप्ट फिगर लेके चल रहा हूं, इसमें हम लोग कमीशन काटेंगे. ठीक है, विच इज इक्वल टू 5% एट द रेट ऑफ 5%. सो ये जो कोई भी वैल्यू है उसके ऊपर 5% का कमीशन कट जाएगा, -5%. तो 80 lakhs का 5% कितना होता है, 4 lakhs माइनस 4 lakhs. $76 lakhs आ गया उसके पास में, और उसकी सारी फॉरेन एक्सचेंज की जो रिस्क है वो खत्म हो गई, क्योंकि उसने पेमेंट जो है वो अर्ली रियलाइज करा लिया. एंड गुड ऑप्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस ऑप्शन में. इट इज जस्ट कि पैसा कम मिल रहा है, 80 के हिसाब से मिलना चाहिए था, 76 भी मिल रहा है, तो पूरी रिस्क तो खत्म हो गई ना, कोई बहुत ज्यादा उसमें कंसर्न नहीं है. इट इज पॉसिबल, लाइक बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं उसकी. ये हो गया ऑप्शन नंबर 1, इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत कोई इसमें दिक्कत नहीं. अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 क्या है. ऑप्शन नंबर 2 है बोरो करना. ठीक है, अब बोरो करना क्या है, तो ये जो एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर बैंक से वो जो उसको $1 लाख मिलने वाला है इन फ्यूचर डेट, ठीक है, वो आज बोरो करके इंडिया में कन्वर्ट करा लेगा. ठीक है, और जब 3 महीने बाद में उसको वो 1 लाख रिसीव होगा, वो उसका रीपेमेंट करा देगा. सिंपली देखो, अगर टाइम स्केल पे देखते, टाइम लाइन पे देखते, तो ये टाइम T0 है, ये टाइम T1 है. ठीक है,
और ये 3 मंथ्स का पीरियड है और इस डेट में 1 लाख मिलने वाला है। इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम लोग एक इंटरेस्ट रेट अज्यूम कर लेते हैं। द इंटरेस्ट रेट इज, एक आरएफ पकड़ के चलते, कोई दिक्कत नहीं उसमें, आरएफ पकड़ के चलते 12% क्वार्टरली कंपाउंडेड। ठीक है, इसका मतलब 3 महीने के लिए क्या एप्लीकेबल होगा, बोलो बोलो, 3 महीने के लिए सोचो। ठीक है, सो ये हो गया आपका कितना एप्लीकेबल रेट। ठीक, मतलब इतना 3% टोटल वो जो रहेगा उसके लिए, मतलब अप्लीकेबल, वो पीरियड अप्लीकेबल है क्वार्टर के हिसाब से। अब इसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो सिंपली। इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना आता है, कैसे निकालेंगे, आप लोग स्मार्ट हो, प्रेजेंट वैल्यू निकालना आता है, मैं कंप्यूटेशन करके बता देता हूं। ये हो गया 1,01,03। ठीक है, सिंपली अगर आप इसको यूज करोगे तो यू विल गेट 1,00,000 डिवाइडेड बाई 1.03, 97,087.3। ठीक है, तो अब देखो सिंपल सिंपल, एक्सपोर्टर बोरो कर लेगा 1 लाख की प्रेजेंट वैल्यू 3 महीने के लिए। ठीक है, ये आ गया इसके पास में अमाउंट, आज रेट चल रहा है 80 का, सेल हो चुका है, और इसको वो कन्वर्ट करा लेगा 97,087, ठीक है, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 80, 97,087 मल्टीप्लाइड बाय 80 which is equal to 7766,960, that is 77,66,960. So this is simply present value, है ना। सो प्रेजेंट वैल्यू का कन्वर्शन इन रुपीज टर्म्स ये आ गया। ये पेमेंट एक बार रिसीव हो गया, अब इसको डरने की जरूरत नहीं है, अब आगे फ्यूचर में जो कुछ भी हो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, तो जब ये T1 का पीरियड आएगा, जब वो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पहुंचेगा, यहां पे पहुंचेगा, तो ये क्या करेगा, देखो इस पर्टिकुलर T1 पे अब दो चीजें होगी। एक तो उसको जो इंपोर्टर है, मतलब यूएस का इंपोर्टर, उसको पैसा देगा $1,00,000 का, और इसी पर्टिकुलर डेट में इसको बैंक का पेमेंट करना है। ठीक है, तो बैंक का $1,00,000 पे करना है, और इंपोर्टर जो है यूएस वाला वो 1,00,000 पे करने वाला है। तो ये 1,00,000 इंपोर्टर से लिया, बैंक में जमा कर दिया, खत्म। सिंपल है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक, है ना। सो यहां पे तो डरने की जरूरत नहीं है। T1 पे क्या होगा, तो T1 पे ऑटोमेटिक सेटलमेंट हो जा रहा है, और इसको इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पैसा मिल गया। ठीक है, एंड देयर इज नो अगेन फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। सो ये ऑप्शन 2 था। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन 3 की तरफ। अब ये पहले दो ऑप्शन में क्या हुआ, पहले दो ऑप्शन में ना प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ठीक है पैसा तो रियलाइज हो गया बट कम रियलाइज हुआ। ठीक है, पर ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि इस तरीके से, मतलब कोई ऑप्शन ढूंढा जाए जो ऑप्शन से आपको बहुत ज्यादा खर्चा भी ना आए। खर्चा इसमें भी आएगा लेकिन इतना ज्यादा ना आए, थोड़ा सा चीजें मैनेज हो जाए, लाइक दैट। बट एक और चीज आप अगर इसमें कंसिडर करोगे तो क्या है कि जैसे यहाँ पे 76,000 अभी मिल गया, तो ये जो एक्सपोर्टर है ये 3 महीने के लिए ये 76,000 को इन्वेस्ट करेगा, तो ये 76,000 और 76 लाख जो है वो और बढ़ जाएगा, ऊपर चले जाएगा, राइट। सो मे बी 78 लाख, 79 लाख, तो पूरा नुकसान नहीं हो रहा। तो ये एक पहला ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन में भी लाइक वही पॉसिबिलिटीज है कि आपका ये जो अभी T0 में मिला हुआ है इसको फिर से इन्वेस्ट कर दो, रुपीज में इन्वेस्ट करो, तो रुपीज में रिटर्न जनरेट हो जाएगा 3 महीने के लिए, है ना। सो वो रिटर्न भी अगर आप कंसिडर करते हो, मे बी 77 लैक्स के ऊपर, 77 लाख 66,000 जो है उसको इन्वेस्ट करने के बाद में यू विल गेट सम अश्योर्ड सम, राइट, एट द एंड ऑफ T1, जो कि रिस्क फ्री रेट के हिसाब से आपको मिलेगा, आप इन्वेस्ट कर दोगे उसको। तो सो वो एक भी पॉसिबिलिटी है। तो 77 तो नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा मिलेगा, है ना, इस पर्टिकुलर टाइम तक कंसिडर करते हैं। तो अब आते हैं हम लोग ऑप्शन 3 की तरफ। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसके पहले मैंने जो दो ऑप्शंस आपको बताया ना, वो दो ऑप्शन समझाने के पीछे एक रीजन था। वैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में उनका कोई डायरेक्ट रेलेवेंस है नहीं, लेकिन क्वेश्चन जब आएगा आपको एग्जाम में, तो क्वेश्चन हमेशा इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो लिंक्ड होता है।
ऐसे क्वेश्चन कैसा पूछेगा कि यार ये एक एक्सपोर्टर है, इसके पास में तीन ऑप्शन है, या तो बोरो कर लो, या तो बिल डिस्काउंट कर लो, या तो फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लो, तो कौन सा ऑप्शन बेटर है। तो इसलिए मैंने अभी आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि ऑप्शन क्या क्या पॉसिबल है, एक्सपोर्टर के पास में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जिनको यूटिलाइज करके वो आज की डेट में अमाउंट रियलाइज कर लेगा और अपने फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो कोई भी एक्सपोजर है, दैट इज अ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो है, उसको खत्म कर सकता है। ठीक, अब यहां पे आते हैं तीसरा तरीका। तीसरा तरीका है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ये जो एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर ने आज सेल किया हुआ है 1 लाख, ठीक है, $1 लाख का। तो ये जो एक्सपोर्टर है ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लेगा, ठीक है, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन एंटर करेगा, एग्जैक्टली बाय नहीं करेगा, सॉरी, और अपना जो करेंसी का रेट है वो फिक्स करा लेगा। ठीक है, मान लो इसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो किया हुआ है वो है $1 इज इक्वल टू, इस रेट पे कर रहा है वो, $1 इज इक्वल टू से 81 मे बी, ठीक है, या ये भी हो सकता है 79 करे, बट हम लोग 81 पकड़ के चलते हैं। ठीक, और फॉर वॉल्यूम कितना है? 1 लाख। ठीक है, सो ये एक्सपोर्टर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, बैंक के साथ हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी के साथ में हो सकता है, कि भैया एट द एंड ऑफ T1 मैं 3 महीने के एंड में आपको, जो भी पार्टी है, सेकेंड पार्टी है, थर्ड पार्टी है, ठीक है, आपको $1 लाख बेचूंगा एट द रेट ऑफ 81। ठीक है, और ये फिक्स कर लिया, फिक्स, मैं आपको $1 लाख बेचूंगा एट द रेट ऑफ 81। गॉट इट? अब अगर ये 81 पे बेचता है, ये भी सोचो कि एक्सपोर्टर्स अपना जो करेंसी है उसको सेल करेगा कि बाय करेगा। तो कैसे सोचना है इसको? सिंपल, एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट किया, इंपोर्टर उसको $1 लाख देगा, तो उसके पास में $1 लाख आ गया। $1 लाख का कुछ कर नहीं सकते इंडिया में, तो उसको $1 लाख बेचना पड़ेगा और रुपया लेना पड़ेगा। तो मतलब ये $1 लाख को बेचेगा, बराबर है, और उसके अगेंस्ट में रुपया ले लेगा। अब यहाँ पे अगेन जैसे कि हम लोग देखते हैं, जनरली यूज करते हैं, हम 3 सिनेरियोज लेंगे, केस 1, केस 2, केस 3। और केस 1 में लेंगे, क्या लेंगे केस 1 में? केस 1 में लेंगे कि करेंसी डॉलर का जो रेट है वो हो गया है 75, डॉलर का जो रेट हो गया है वो है 80, और डॉलर का जो रेट है वो हो गया है 85। ठीक है, तो देखते हैं कि एक्सपोर्टर को मिलेगा कितना पैसा, कितना मिलेगा। ठीक है, जस्ट सेकेंड, एक्सपोर्टर को कितना पैसा मिलेगा इन तीनों ही केस में, क्योंकि उसने ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि देख भैया चाहे कुछ भी हो जाए, रेट कुछ भी हो, 75 हो, 80 हो, 85 हो, मैं तो बेचूंगा 81 में। ठीक है, मुझे मतलब नहीं है मार्केट में क्या रेट चल रहा है उससे। तो यहां पे भी 81 लाख आएगा एट द रेट ऑफ 81, क्योंकि ये फिक्स रेट है, उसने रेट फिक्स करा लिया है। यहां पे भी 81 आएगा और यहां पे भी 81 आएगा। क्यों? क्योंकि उसने इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फिक्स करा लिया। अब आप में से अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि यार ये जो थर्ड पार्टी था, ये सेकंड पार्टी, काउंटर पार्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है, काउंटर पार्टी जिसने इस एक्सपोर्टर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, क्योंकि एक्सपोर्टर बोल रहा है $1 लाख बेचेगा, तो वो जो काउंटर पार्टी है, करेंसी डीलर जो है, वो $1 लाख खरीद रहा है। गॉट इट? तो वो $1 लाख खरीद रहा है ना, एक्सपोर्टर बेच रहा है, ये काउंटर पार्टी जो है, ये डीलर जो है, ये $1 लाख खरीद रहा है। ठीक, तो इसको क्या मजा आ रहा है ये 81 का रेट फिक्स कराने में? तो इसको मजा पता है क्या आ रहा है? ये जो डीलर है, डीलर क्या सोच रहा है, यार आने वाले 3 महीने में ना रुपया और गिरने वाला है, डॉलर का रेट और बढ़ने वाला है, और रेट जाएगा 85 तक के। रेट कितना जाएगा? 85 तक के, $1 इज इक्वल टू 85 तक के रेट जाएगा। और अगर 85 जाता है तो उस दिन, जिस दिन 85 गया T1 पे,
अगर ये डीलर को $1,00,000 खरीदना है तो उसको 85 के रेट से खरीदना पड़ेगा, अज्यूमिंग कि ऐसा कोई फिक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, तो उसको 85 पे खरीदना पड़ेगा। उससे बेटर तो ये है ना कि 81 में कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, 81 में कॉन्ट्रैक्ट कर लो, और वही जो चीज 85 की थी इसको 81 में मिल गई। क्यों? क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है। अब एक्सपोर्टर के एंगल से सोचते हैं कि एक्सपोर्टर एंटर क्यों करेगा इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में। एक्सपोर्टर फॉरवर्ड में इसलिए एंटर करेगा, इग्नोरिंग एक्सपोर्टर के पास में कोई अभी फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मान लो कि अगर रेट 75 हो गया, जो कि एक्सपोर्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार रेट अगर नीचे चले गया, जो मुझे लगता है कि 3 महीने मैं मतलब एक्सपोर्टर, जो मुझे लगता है कि 3 महीने में यार करेंसी का जो रेट है, मतलब डॉलर का जो रेट है वो 75 तक के जाएगा, रुपया और मजबूत होने वाला है और डॉलर का रेट गिरने वाला है, ठीक है। सो अगर ऐसा हुआ तो यार जो मुझे अच्छे खासे पैसे मिलने चाहिए थे, मुझे 75 लाख मिलेगा, 80 लाख का सामान बेचा है मैंने, मुझे 75 लाख मिलेगा, तो मुझे ये पूरा नहीं रहा है, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो इसने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि $1 इज इक्वल टू 81, $1 इज इक्वल टू ₹81, ठीक है, इस रेट पे ये $1,00,000 बेचेगा। तो एक्सपोर्टर जो करेंसी सेल कर रहा है, एक्सपोर्टर इसलिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, प्राइस फिक्सेशन कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि करेंसी का रेट गिर जाएगा और उसे पैसा कम मिलेगा। और ये जो डीलर है, काउंटर पार्टी है, ये इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि इसे लगता है कि रेट बढ़ जाएगा, करेंसी का रेट बढ़ जाएगा, डॉलर का रेट बढ़ जाएगा और इसे जबरदस्ती बाद में महंगा खरीदना पड़ सकता है, इसलिए अभी रेट फिक्स करा लो, ठीक है। सो ये होता है इस तरीके से, मतलब ना ये प्रिंसिपल काम कर रहा है। तो इस रीजन से ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेट हो जाएगा, और दोनों को कोई गम नहीं है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त, क्योंकि दोनों को लगता है कि उनके फेवर की चीज होने वाली है। बट गम तब होगा जब T1 आएगा। अगर मान लो 75 हुआ, एक्सपोर्टर के एंगल से अगर सोचते हैं, और डॉलर का रेट अगर 75 हो गया, ये तो नाच उठेगा, ये बोलेगा भाई बच गया मैं, 75 हो गया, अच्छा हो मैंने 81 का कॉन्ट्रैक्ट करा लिया है। लेकिन अगर वही 85 हो गया, अगर 85 हुआ तो एक्सपोर्टर रो देगा, खड़े खड़े 4 लाख का नुकसान कर बैठा। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड रेट में एंटर किया है। अगर नहीं करता तो 85 मिलना था इसको, एक्सपोर्टर को 85 लाख मिलना था, अब 81 मिलेगा, है ना। तो T1 पे कौन रोएगा कौन हंसेगा वो डिसाइड होगा। वैसे ही अगर आप डीलर के एंगल से सोचते हो तो डीलर क्या करेगा, डीलर बोलेगा यार फंस गया मैं। क्यों फंस गया? रेट हो गया 85, और नहीं सॉरी, रेट हो गया 75, ठीक है, और मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा लिया 81 का। तो यार अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा था तो मैं $1,00,000 75 में खरीद सकता था, तो मेरा तो नुकसान हो गया। अब मुझे जबरदस्ती 81 में खरीदना पड़ रहा है, तो डीलर रोएगा यहाँ पे। डीलर कब हंसेगा? अगर मान लो मार्केट में रेट 85 हो गया T1 पे, तो डीलर बोलेगा बच गया यार, 81 में मिल रहा है जो मार्केट में चीज 85 की है ना। सो दिस हाउ इट वर्क्स। एक्सपोर्टर हमेशा प्रेफर करेगा कि वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर ले इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज हिज अजम्पशन, ठीक है। सो रीजन ये होता है कि एक्सपोर्टर का काम करेंसी के फ्लक्चुएशन से कमाना नहीं है, वो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में खुश है, वो सामान एक्सपोर्ट करके सामान को बेच के वो बहुत खुश है, उसको चाहिए सर्टेनिटी, ठीक है। एक्सपोर्टर इज लुकिंग फॉर सर्टेनिटी, और डीलर जो है, डीलर चाहता है कि थोड़ा सा प्राइस फ्लक्चुएशन से वो कमा ले, राइट, ठीक। चलो यहां तक की पिक्चर क्लियर है। तो ये हो गया फॉरवर्ड रेट जो कि यूज किया गया। ऐसा ही फॉरवर्ड रेट इंपोर्टर भी यूज कर सकता था। मान लो ये पूरा का पूरा केस में चेंज कर देता हूं इंपोर्टर के एंगल से। कैसे होगा? सिंपल है, इंडिया का एक इंपोर्टर है, उसने यूएस से $1,00,000 का सामान इंपोर्ट किया, वही कहानी है, मैं चेंज कर रहा हूं। इंपोर्टर है, उसने $1,00,000 का सामान इंपोर्ट किया, उसके इंस्पेक्शन में, कस्टम क्लियरेंस में 3 महीने का टाइम लगता है, तो एज पर टर्म्स वो 3 महीने बाद में पेमेंट करने वाला है। कितने का पेमेंट करने वाला है? $1,00,000 का, ठीक है। 3 महीने बाद में उसे डर ये लग रहा है कि गलती से अगर रेट बढ़ गया डॉलर का रेट अगर 85 हो गया, आज 80 चल रहा है, T0 पे 80 चल रहा है, अगर T1 पे अगर 85 हो गया, तो उसे आज $1,00,000 खरीदने के लिए, इंपोर्टर के एंगल से सोचो, क्योंकि इंपोर्टर क्या करेगा, इंपोर्टर $1,00,000 खरीदेगा, एक्सपोर्टर के पास में बाहर से $1,00,000 आए थे, इसने बेच दिए और रुपया कमा लिया या रुपया गेन कर लिया। इंपोर्टर को $1,00,000 का पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए उसको पहले डीलर से खरीदना पड़ेगा। तो इंपोर्टर इज ऑलवेज बायर, इंपोर्टर इज फॉरेन करेंसी का बायर, एक्सपोर्टर इज फॉरेन करेंसी का सेलर, ठीक है, हमेशा याद रखना। एक्सपोर्टर हमेशा बेचेगा करेंसी को भी और सामान को भी, इंपोर्टर हमेशा खरीदेगा करेंसी को भी और सामान को भी। कौन सी करेंसी? फॉरेन करेंसी, होम करेंसी, फॉरेन करेंसी को।
तो ये जो इंपोर्टर है, इंपोर्टर के लिए ये टेंशन वाली बात है। तो इंपोर्टर बोलेगा कि यार भैया, डीलर भैया, मुझे रेट कोट करो कि फॉरवर्ड का क्या रेट चल रहा है। उसने कोट कर दिया $1 इज इक्वल टू 81 रुपीज ऑब्वियसली। तो इंपोर्टर ने बोला ठीक है यार, आज 80 लाख पे करने, मुझे पता है एक पीरियड के बाद में, दैट इज 3 मंथ्स आफ्टर, मुझे 81 लाख पे करने की सर्टेनिटी मिल गई। अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है, 81 नहीं, अब मतलब क्या बोलते हैं ना, रेट जो है डॉलर का 90 भी हो जाए तो भी मुझे 81 लाख से पे करने हैं, मुझे ज्यादा नहीं पे करना है। तो इंपोर्टर एंटर कर लेगा बिकॉज ही वांट सर्टेनिटी। मान सोच के देखो इंपोर्टर के एंगल से कि ऐसे इसने अपना जो है ना फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो है उसको मैनेज नहीं किया। सो क्या होगा, जबरदस्ती का बैठ जाएगा वो, अगर रेट बढ़ गया तो ज्यादा ज्यादा रुपया देना पड़ेगा डॉलर खरीदने के लिए। सो वो सब प्रॉब्लम वो नहीं चाहता। एंड हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, दैट इज बाय एंड सेल। तो इंपोर्टर को करेंसी खरीदना है $1 लाख, तो ऑब्वियसली वो रुपया पे करके करेंसी खरीदेगा, है ना। तो अगर कीमत बढ़ रही है डॉलर की तो महंगे में खरीदना पड़ेगा, कीमत घट रही है तो सस्ते में खरीदना पड़ेगा। सो वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। सो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कि फॉरवर्ड रेट एक ऑप्शन है। जैसे हमने 2 ऑप्शन पहले देख लिया, अभी हमने थर्ड ऑप्शन देखा कि फॉरवर्ड रेट करके भी ऑप्शन है। तो क्या हुआ फॉरवर्ड रेट का मतलब, क्या हुआ, आज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेना फॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, याद रखना फिक्स्ड वॉल्यूम, या इसको आप साइज भी बोल सकते हो, ठीक है। एक फिक्स साइज, $1 लाख, 10 लाख, वो भी तो बताना पड़ेगा ना। मान लो 1 लाख, $1 का कॉन्ट्रैक्ट किया और डीलर के पास में 3 महीने बाद पहुंच गया कि $1 लाख बेचना है, तो मानेगा थोड़ी वो बोलेगा $1 का कॉन्ट्रैक्ट किया था, 1 लाख लेके मत आ जा मेरे पास में, $1 दे, है ना। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है $1 का कॉन्ट्रैक्ट करना, आई एम जस्ट सेइंग इट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं फिक्स्ड वॉल्यूम या साइज का फॉर फिक्स्ड रेट, फिक्स्ड रेट ऑफ करेंसी, ठीक है। समझ में आया, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट। तो रेट भी फिक्स कर दिया कि ये रेट 81 का रेट $1 लाख, एक्सपोर्टर होगा तो बेचेगा, इंपोर्टर होगा तो खरीदेगा। गॉट इट, चलो। सो ये था बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट फॉरवर्ड रेट का, कि फॉरवर्ड रेट जो होता है, ये फॉरवर्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी बोलती है कि मैं डॉलर्स खरीदूंगी या फॉरेन करेंसी खरीदूंगी, दूसरी पार्टी बोलती है कि मैं फॉरेन करेंसी बेचूंगी, ठीक है। ये दो पार्टी ने बोला, मतलब रिस्पेक्टिव कि बायर है या सेलर है, और वो बताएंगे कि ये साइज होगा, दैट इज वॉल्यूम कितना होगा, और क्या रेट होगा, ठीक है। सो ये थी बेसिक कहानी। अब हमने यहां पे क्या देखा, फॉरवर्ड रेट। सो फॉरवर्ड रेट $1 का हमने देखा रुपीज 81 देखा था, है ना, 81, ठीक है। और स्पॉट रेट जो है, स्पॉट रेट मतलब अगर आप आज ही, आपके पास में आज ही $1 लाख है, आज ही आप बेचना चाहते हो, खरीदना चाहते हो मार्केट रेट के हिसाब से, तो वो हो गया स्पॉट रेट, ठीक है, जो कि चल रहा है 80 का। और फॉरवर्ड रेट कितना वाला, ये कौन सा वाला फॉरवर्ड रेट है, 3 मंथ्स फॉरवर्ड, सो 3M फॉरवर्ड, 3 मंथ्स फॉरवर्ड। वैसे 6 मंथ्स फॉरवर्ड होगा, वैसे ही 12 मंथ्स फॉरवर्ड होगा, वैसे ही 18 मंथ्स फॉरवर्ड होगा। सो फॉरवर्ड की तो सीरीज मिल जाएगी आपको, ठीक है, कि कितने कितने मंथ का फॉरवर्ड है, ठीक है। सो ये हो गया 3 मंथ्स फॉरवर्ड। 3 मंथ्स फॉरवर्ड मतलब कॉन्ट्रैक्ट आज हो रहा है, लेकिन करेंसी बेची या खरीदी एट T1 होगी, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, ये 3 मंथ्स का पीरियड है यहाँ पे, तो 3 मंथ्स के बाद में होगी। गॉट इट, चलो। अब पढ़ना क्या है हमें, तो हमें फॉरवर्ड रेट के इस डिस्कशन में पढ़ना है कि फॉरवर्ड रेट कोट कैसे किए जाते हैं, कोटेशन का स्टाइल क्या है, ठीक है। पहला तो कोटेशन का स्टाइल आ गया, देन इसकी जो थियरीज है, थियरीज ऑफ व्हाट, थियरीज ऑफ फॉरवर्ड रेट कैलकुलेशन, फॉरवर्ड रेट कैलकुलेशन, ये पढ़ना है, ठीक है। फिर फॉरवर्ड मार्जिन बोल लो या फॉरवर्ड पॉइंट्स बोल लो, वो कैसे ऐड किए जाते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट हो गया, फॉरवर्ड पॉइंट्स कैसे ऐड किए जाते हैं, एंड फॉरवर्ड रेट्स, थियरीज, वो सब चीजें, ठीक है।
सो आपको ये सब चीजें इसमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फॉरवर्ड रेट कोटेशन कैसे होगा। ठीक है, तो पहले तो स्पॉट रेट, यहाँ पे तो मैंने बहुत ही रफ में ले लिया था, एंड यू आर स्मार्ट इनफ, अब आपको पता है कि जो रेट कोटेशन होते हैं वो सारे के सारे बिड एंड आस्क में होते हैं, है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट कुछ भी नहीं होता है। सो वी विल टेक इलिस्ट्रेशन, एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, और मैं अपने मन से बनाते जा रहा हूँ, है ना, तो ऐसा थोड़ा बहुत काट पीट करना पड़ा, मतलब थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे करना पड़ा, तो इतना दिमाग मत लगाना या माइंड मत करना। सो मान लो कि स्पॉट जो चल रहा है उसका जो बिड आस्क है वो है 81 से 25, एंड इसको क्या करें, 4-5 कर दें, 5-5 कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बिड जो है, ये वाला पार्ट बिड है, ये बिड है, और ये आस्क वाला पार्ट है, दैट इज 81.25 जो है वो बिड का रेट है, बाय का रेट है, एंड 81.55 जो है वो सेल का रेट है। ये बाय का रेट हुआ, ये सेल का रेट हुआ। 81.25 बाय का रेट, मतलब अगर डीलर करेंसी को बाय कर रहा है, तो अगर डीलर करेंसी को, फॉरेन करेंसी को सेल कर रहा है, मतलब डॉलर को अगर वो सेल कर रहा है, तो वो 81.55 का रेट लगाएगा। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं फॉरवर्ड रेट, तो मैं इसको लिखते वक्त 3 मंथ्स फॉरवर्ड ऐसे लिख देता हूं, 3 मंथ्स फॉरवर्ड। तो 3 मंथ्स फॉरवर्ड, मान लो एग्जाम्पल के लिए अभी से चल रहा है 35 एंड 70। ठीक है, मतलब इन फ्यूचर अगर आप देखो तो यहां पे डॉलर का जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। सो 81.25 से बिड ले लो आस्क ले लो, दोनों में सेम ही प्रिंसिपल अप्लाई होगा। सो डॉलर का जो रेट है वो बढ़ रहा है, 81.25 से 81.35 हो रहा है। जस्ट 81.25 से 81.35 हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डॉलर इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम। डॉलर इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम। अगर अगर उल्टा होता तो, कलर चेंज कर रहा हूं मैं उल्टा करने के लिए, ऐसे होता तो, मतलब डॉलर का रेट 3 महीने बाद में, आज ही कोटेशन है, आज अगर अपना कंप्यूटर खोला आपने तो आपको स्पॉट रेट भी मिल जाएगा, 3 मंथ फॉरवर्ड भी मिल जाएगा, 6 मंथ फॉरवर्ड भी मिल जाएगा, 12 मंथ फॉरवर्ड भी मिल जाएगा। आपको स्पॉट में दिख रहा है कि डॉलर का रेट चल रहा है 81.25, एंड 3 मंथ्स फॉरवर्ड का जो रेट है वो चल रहा है 81.15 एंड 40। ठीक है, सो अब आप, यू आर गुड इनफ, लाइक आपको ये बिड आस्क कोट किया हुआ ये समझता है। मतलब 3 महीने बाद में डॉलर का रेट गिर रहा है, यानी रुपीज गेन कर रहा है, रुपीज अप्रिशिएट कर रहा है, डॉलर डिप्रिशिएट कर रहा है। ठीक है, सो ये वाला जो पर्टिकुलर सिनारियो है इसको बोलते हैं कि डॉलर विल ट्रेड एट डिस्काउंट, या डॉलर जो है वो डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, सिंपल। मतलब किसमें, ये फॉरवर्ड में। ठीक है, स्पॉट की बात नहीं कर रहे हम, डॉलर जो है वो फॉरवर्ड में प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है या फॉरवर्ड में डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन है। सो दिस प्रीमियम रिलेट्स टू दिस डिस्काउंट रिलेट्स टू दिस, इट हैज नथिंग टू डू विद लाइक द स्पॉट रेट। स्पॉट रेट इज कंपैरिजन रेट, कि उसके कंपैरिजन में फ्यूचर में या फॉरवर्ड में इट इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम और इट इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट। सो ये हो गया प्रीमियम और डिस्काउंट। तो आप डिस्काउंट एंड प्रीमियम का कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हो। कैसे कैलकुलेशन करोगे, इट इज़ वेरी सिंपल, मतलब कोई बहुत ही लाइक बेसिक सी चीज़ है ये। सो इट इज़ सिंपली, अगर हम लोग ये एक एग्जांपल लेके चलते तो 81.35 माइनस 81.25 डिवाइडेड बाय 81.25 इज इक्वल टू, या 0.10 डिवाइडेड बाय 81.25 इज इक्वल टू
डिवाइडेड बाय 81.25 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है मेरा 123%, ठीक है, 0.123%। एक बार और कैलकुलेट कर ले तो ये थोड़ा सा इतना अच्छा फिगर एकदम 123 वाला वैसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइडेड बाई 81.25 अगर किया, सो या वी आर राइट। सो द रेट इज 0.123% फॉर 3 मंथ्स। सो फॉर एनम कितना होगा? सो मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.123%। सो इसका जो आंसर आएगा, तो आंसर कितना आएगा? 0.123 मल्टीप्लाइड बाय 4, so 0.492%। so this is ईयरली प्रीमियम, एक साल का प्रीमियम, ईयरली प्रीमियम, गॉट इट। सो ये 3 महीने का प्रीमियम, बट ईयरली प्रीमियम में कन्वर्ट करके आप बताओगे तो ईयरली प्रीमियम आता है ये। गुड इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही आप डिस्काउंट का भी रेट निकाल सकते हो। तो डिस्काउंट का रेट कैसे निकालोगे? सिंपली कुछ भी नहीं करना है, अगेन सेम ही आएगा माइनस पॉइंट, क्योंकि मैंने वैसा डेटा लिया हुआ है। सो इट इज सिंपली लाइक माइनस 0.10, दैट इज 0.10 डिवाइड बाई 81.25, जो कि आपका बेस रेट है, उससे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 0.123%, बट ट्रेडिंग एट डिस्काउंट, याद रखना है ना। सो हमने ये लिया हुआ है, ये जो आया हुआ है वो 81.15 माइनस 81.25 ये करके आंसर निकाला हुआ है। सो दिस इज एट डिस्काउंट, सो प्रीमियम एंड डिस्काउंट। सो इन सब चीज़ों को और इलाबरेट करेंगे जब भी क्वेश्चन देखेंगे, तो जब जब क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप के, तो वहां पे आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी। यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट द आइडिया कि प्रीमियम क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है। अब दिक्कत ये है कि मैंने लिखाने के लिए तो लिखा दिया इस टाइप से रेट, बट एक्चुअल में ना रेट इस टाइप से लिखे नहीं जाते, समझ गए। सो रेट्स जो है, रेट्स को लिखने का एक अलग तरीका है। कौन से रेट्स? सो पहला तो स्पॉट रेट, ठीक है, स्पॉट रेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फॉरवर्ड जो होता है ना, 3 मंथ्स फॉरवर्ड या 3 मंथ्स 6 मंथ्स फॉरवर्ड या सो ऑन, वो लिखने का ये तरीका नहीं है। उसको कैसे लिखा जाएगा? अगर मैं ये फिलहाल के लिए भूल जाओ बाकी का, अगर मुझे यही रेट को प्रॉपर टर्म्स, जो उसका कन्वेंशन है, फॉरवर्ड कोट करने का कन्वेंशन है, तो मैं कैसे करूंगा इसको? सिंपली ये आता है 10, है ना, 10, और यहाँ पे आता है 15, ठीक है। सो 3 मंथ्स फॉरवर्ड इज इक्वल टू 10 एंड 15, 10/15, ठीक है। समझ गए कैसे कोट कर रहे हैं? 10/15। इसका मतलब अगर आप अभी फॉरवर्ड रेट को ढूंढोगे करेंसी के, सो यू विल गेट कि करेंसी फॉरवर्ड में कितना ट्रेड कर रहा है, तो 10-15। सो 10-15 मतलब इतने जो पॉइंट्स है, इतने जो पॉइंट्स है, फॉरवर्ड पॉइंट्स है, वो ऐड करने हैं स्पॉट रेट में टू अराइव एट अ 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट। सो अगर आपको फॉरवर्ड 3 मंथ्स फॉरवर्ड दिखता है 10-15, $1 ऑफ कोर्स इज इक्वल टू $1 इज इक्वल टू, मतलब डॉलर का फॉरवर्ड रेट 3 मंथ्स वाला। सो अगर आपको 10-15 दिखता है, तो उसका मतलब है एक्चुअल रेट जो अप्लीकेबल होगा फॉरवर्ड का, वो होगा इसकी एडिशन करने के बाद में, मतलब 0.25 में ये 81.35/55 65 70, ठीक है। ठीक है, चलो। तब इसी तरीके से 6 मंथ्स फॉरवर्ड जो है, उसके जो बेसिस पॉइंट लिखे हुए, लेट्स से 15, 20, 12 मंथ्स फॉरवर्ड जो है, ऑब्वियसली डॉलर की बात चल रही है, आपको बाकी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज लाइक 25 एंड 30, इट डिपेंड्स, लाइक जो भी लिखा हुआ है। तो आपको अगर अब किसी ने भी क्विकली पूछा कि बताओ भैया सिंपली कि डॉलर जो है वो 1 साल बाद में कितने में मिलेगा, व्हाट इज द रेट, करंट रेट क्या चल रहा है उसका, मतलब करंट एज इन आज 12 मंथ फॉरवर्ड रेट क्या चल रहा है, ठीक है। और आपने अपना कंप्यूटर खोला, दिखा आपको 25-30, तो आप फट से क्या करोगे? सिंपली आज का स्पॉट रेट देखोगे,
एंड स्पॉट रेट में ये जो पॉइंट्स है वो ऐड कर दोगे एंड यू विल गेट, यहाँ पे जो आपको मिलेगा इस केस में यू विल गेट 81.50/3085 लाइक दिस। ठीक है, सो ये हो गया 1 साल बाद का फॉरवर्ड। ठीक, अब ये हो गया पहला पार्ट। तो जब भी आप कोटेशन इस तरीके से देखो तो ये सारे के सारे जो कोटेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, उसका ट्रीटमेंट तो आपको समझ में आ गया क्या ऐड करना है। ये सारे के सारे हैं प्रीमियम। ठीक है, सो फॉरवर्ड ट्रेडिंग एट प्रीमियम। अब देखते हैं डिस्काउंट में कैसा होगा। तो डिस्काउंट में कैसा होगा, सिंपल, डिस्काउंट के कोटेशन भी ऐसे ही लिखे जाते हैं, जस्ट एक ट्विस्ट इसमें। ये है प्रीमियम का कन्वेंशन। अब देखते हैं डिस्काउंट। अगर मान लो करेंसी डिस्काउंट में ट्रेड कर रही होती, ये हो गया मान लो अपना सिनारियो वन जहां पे सारे रेट जो है 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। अब हम लेते हैं सिनारियो 2 जहां पे अज्यूम करेंगे कि सारे जो रेट्स है वो डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। सो दिस इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट एंड लेट्स से 3 मंथ्स फॉरवर्ड जो है इज इक्वल टू देन 6 मंथ्स फॉरवर्ड एंड 12 मंथ्स फॉरवर्ड। तो डिस्काउंट वाले कोटेशन कैसे लिखे रहेंगे, लाइक दिस, से 1510 से 2015, इसी को उल्टा करते जा रहे शायद। सो लेट्स से 2520 इस तरीके से। सो ये गया डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के लिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, you have to simply subtract it, सब्सट्रैक्ट करते जाना है। कैसे करोगे, सो सिंपली 81.25/55 है, सो उसमें से माइनस करते जाओ तो ये आएगा 15 माइनस कर दी 25 में से 20 10 स्लैश दिस विल बी 45। सिमिलरली इसका भी आप ट्रीटमेंट दे सकते हो, दिस विल बिकम 81.05 एंड देन अगेन स्लैश 40। ठीक है, और यहाँ पे करते तो ये तो और नीचे चले जाएगा, है ना, और ये नीचे जाएगा 25 तो ये सीधा 81 हो जाएगा एंड देन दिस विल बिकम 20 माइनस करने 35। ठीक है, सो ये आ गए आपके एक्चुअल रेट्स 3 मंथ्स 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स के फॉरवर्ड रेट्स एंड दीज आर ट्रेडिंग एट डिस्काउंट। तो क्या फर्क है, मतलब कैसे, ये तो बेसिक समझ में आ गया ना आपको कि प्रीमियम पे है तो ऐड करोगे ऑब्वियसली स्पॉट के कंपैरिजन में। अगर फ्यूचर में कोई चीज महंगी बिक रही है तो आप उसमें बेसिस पॉइंट जो ये जो पॉइंट्स है उनको ऐड करोगे, नॉट बेसिस पॉइंट गलत वर्ड है। अगर मान लो डिस्काउंट पे चल रही है तो आप सिंपली सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 81.25 में से सब्ट्रैक्ट कर लिया आपने जब डिस्काउंट पे चल रहा है। तो ना तो क्वेश्चन इसके आइडेंटिफाई कैसे करना है कि प्रीमियम पे चल रहा है या डिस्काउंट पे चल रहा है। जब भी करेंसी प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है इन फॉरवर्ड तो उसके जो पॉइंट्स लिखे होंगे वो 10-15 मतलब बढ़ता हुआ, ये कम रहेगा ये ज्यादा रहेगा, ये कम रहेगा ये ज्यादा रहेगा, ये कम रहेगा ये ज्यादा रहेगा। ठीक, उल्टा अगर मान लो करेंसी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है, डॉलर डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, पाउंड हो सकता है, यूरो हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डॉलर का एग्जांपल है, अगर वो डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है तो पहला वाला जो पॉइंट जो है, पॉइंट पेयर जो है वो ज्यादा बड़ा होगा, लाइक हायर वैल्यू लोअर वैल्यू, हायर वैल्यू लोअर वैल्यू, हायर वैल्यू लोअर वैल्यू, लाइक दिस। गॉट इट। सो डिस्काउंट पे ट्रेड करा ये इंडिकेट इस तरीके से किया जाता है कि आपको तो सिर्फ बेसिस पॉइंट दिख रहा है ना, ये आपको तो सिर्फ पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, फॉरवर्ड पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो फॉरवर्ड पॉइंट्स से आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि फ्यूचर में प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। तो छोटे से बड़ा मतलब 10-15 इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, मतलब इन फ्यूचर में प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है और आपको जो पॉइंट्स है उनको ऐड करना पड़ेगा, स्पॉट में ऐड करना पड़ेगा। अगर उल्टा हुआ, उल्टा हुआ मतलब अगर आपको 15-10 दिख रहा है मतलब फॉरवर्ड जो है वो डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है और आपको स्पॉट में से फॉरवर्ड पॉइंट्स को रिड्यूस करना पड़ेगा जिससे आपका आंसर आ जाएगा। सो विच इज वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। सो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें ये आपको यूज करनी रहेगी, मतलब इन बिटवीन जहां पे भी सिनारियो आता है। अदर दैन दैट लाइक बहुत ज़्यादा इसका कुछ यूज़ है नहीं, बट ये समझ में आना चाहिए आपको। एग्जाम में तो स्ट्रेट अवे ऐसे ही दे दिया रहेगा कई बार कि ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है तो गिवन इन्फॉर्मेशन को समझने के काम का ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। अब एक और चीज़ थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। मान लो
मान लो कि अगर डॉलर कोट किया हुआ है 4 डेसिमल में 2545/75, ठीक है। सो इसका मतलब होता है ये 2545 एंड देन ये हो गया बिड, ठीक है। मैं आस्क आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देता हूं। इसका मतलब होता है कि ये जो 75 है ना, ये लास्ट के दो है, ठीक है। सो दिस विल बी 81.2575, ये लास्ट के दो, ठीक है। सो ये 45 की जगह पे 75 फॉर आस्क, ठीक। गॉट इट, बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब वापस आते हैं। अब अगर अगर आपको 3 मंथ्स फॉरवर्ड यहां पे प्रोवाइड कर दिया जाए, 3FM हो गया ये, 3 मंथ्स फॉरवर्ड अगर आपको अब यहां पे प्रोवाइड किया है 10 और 12 या 10 और 15, तो आप इसका फॉरवर्ड रेट कैसे निकालोगे? तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो ऐड होगा वो इसमें ऐड होगा, लास्ट के दो, मतलब गलती से भी यहां पे ऐड मत कर देना, ठीक है। लास्ट के दो में ऐड होगा। सो आपका फिर 3 मंथ्स फॉरवर्ड एक्चुअल रेट जो निकलेगा, ये फॉरवर्ड पॉइंट्स हो गए, तो ये पॉइंट्स में दिया हुआ है, आपका जो फॉरवर्ड रेट निकल के आएगा वो आएगा 80.2555/75, 80, 90, इस तरीके से ये रेट अप्लीकेबल होगा। एक्चुअल रेट ये रहेगा, कोट ऐसे किया जाएगा। उल्टा भी किया तो भी आपको वही करना है, मतलब माइनस करोगे फॉर डिस्काउंट। सो उल्टा मतलब 10-15 की जगह पे 15-10 अगर रहा और डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है तो यू विल सब रिड्यूस, बट अगेन यही दो में से इसी में से रिड्यूस कर, ठीक है। सो ये हो गई आपकी बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन। और ये सब इंफॉर्मेशन ना बहुत दिमाग का दही मत करना अभी यहाँ पे, ये इतनी बार रिपीट होता है क्वेश्चन सॉल्व करते करते कि ये वैसे ही दिमाग में बैठ जाएगा आपके, आपको बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक। चलो, तो हमने तो एकदम अपने मुंह से बोल दिया कि ये फॉरवर्ड, ये डिस्काउंट, ये अमका ढमका फलाना ढिकाना सब बता दिया। एक्सक्यूज मी, बॉटल पूरी भर के रखते हैं, थोड़ी खाली नहीं रख सकते। जस्ट सेकेंड। तो अभी हमने पढ़ लिया कि फॉरवर्ड रेट को कोट कैसे करते हैं, है ना। अब देखते हैं कि फॉरवर्ड रेट एक्चुअल में निकलता कैसे, ठीक है। सो कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट्स। सो इसके लिए प्राइमरीली जो हमारे करिकुलम में डिस्कस होती है वो दो थियरीज है। पहला है PPP, परचेसिंग पावर पैरिटी। दूसरी है IPR, PPR एंड IPR, PPP बोल दिया मैंने, IPR, इंटरेस्ट रेट पैरिटी, ठीक है। सो दो पैरिटीज है, P है ना, परचेसिंग पावर पैरिटी एंड IPP, इंटरेस्ट रेट पैरिटी। IRP, आर यहां पे करना था, इंटरेस्ट रेट पैरिटी, IRP एंड परचेसिंग पावर पैरिटी, ठीक। PPP, IRP, इंटरेस्ट रेट पैरिटी, परचेसिंग पावर पैरिटी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी, ठीक है। दो थियरीज। सो ये दो थियरीज का यूज करके हम देखेंगे कि फॉरवर्ड रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी। क्या है ये परचेसिंग पावर पैरिटी? तो ये इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है, ठीक है। परचेसिंग पावर पैरिटी बहुत सिंपल है। सिंपल कैसे है, अगर मुझे बताना हो, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से निकलता है, फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस होम करेंसी का इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ऑफ होम करेंसी टू दी पावर जितना भी आपका टाइम पीरियड है T, डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन ऑफ फॉरेन करेंसी टू दी पावर T, ठीक। मतलब अगर आप, अभी मैं पहले डायरेक्ट फॉर्मूला बता दे रहा हूं फिर उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं, ठीक है। अगर आपके पास में ये इंफॉर्मेशन दे दी जाए कि करंटली जो है स्पॉट में डॉलर का रेट चल रहा है 80, मतलब ऑब्वियसली ₹80 है ना, ₹80,
इन्फ्लेशन जो है होम में, मतलब इंडिया में, होम करेंसी कौन सी हुई इस कोटेशन में? $1 इज इक्वल टू ₹80। याद रखना, डॉलर आपका मैंगो है, फॉरेन करेंसी है, रुपीज होम करेंसी है। जो भी 1 यूनिट में दिया हुआ है वो फॉरेन करेंसी है, जो भी 1 यूनिट में दिया हुआ है वो फॉरेन करेंसी है, जो भी इंडियन मतलब आपकी लोकल करेंसी में दिया हुआ है वो लोकल करेंसी है, होम करेंसी है। तो इन्फ्लेशन यहाँ पे चल रहा है 7% का, और इन्फ्लेशन जो है वो फॉरेन करेंसी में यानी यूएसए में चल रहा है से 1% का। ठीक, और आपको निकालना है फॉरवर्ड रेट 1 ईयर, एंड डॉलर का फॉरवर्ड रेट निकालना है, डॉलर फॉरवर्ड रेट 1 ईयर वाला। तो कैसे निकालोगे? कुछ भी नहीं करना है, सिंपली एफ लगाना है, और आपके एग्जाम के एंगल से तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 80 हो गया, क्योंकि एग्जाम में ना एक्सप्लेनेशन शायद ही कभी पूछते हैं। एंड फॉरेन का इन्फ्लेशन एंड टू दी पावर 1 क्यों? क्योंकि एक साल के लिए, तो एक साल मैं जानबूझ के ले रहा हूं सो दैट इजी रहे कैलकुलेशन के एंगल से। अब इसको कैलकुलेट कर लो। 1.07 डिवाइडेड बाय 1.01, क्योंकि 1% है, मल्टीप्लाइड बाय 80। ठीक है, ये आ गया आपका फॉरवर्ड रेट 84.75, एंड देन दिस इज फॉरवर्ड रेट ऑफ डॉलर। ये हो गया $1 इन फॉरवर्ड 1 ईयर इज इक्वल टू ₹84.75। ठीक है, समझ में आया? सिंपल है। अगर आपको इतना भी करना आ गया तो एग्जाम के एंगल से तो सॉर्टेड हो आप। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन समझो। सिर्फ वही है ना यार, फॉर्मूला कर लिए तो उसमें क्या ही मजा है। तो यहां पे प्रिंसिपल क्या चल रहा है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? इसके पीछे लॉजिक ये है कि आप मान लो कि आप बैठे हो इंडिया में, यू आर इन इंडिया, और ये हो आप। ठीक है, और ये है आपका दोस्त। ठीक है, दोस्त को जान के थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाया मैंने, है ना? और ये बैठा है आपका दोस्त यूएसए में। यूएसए में इन्फ्लेशन चल रहा है 1%, और इंडिया में इन्फ्लेशन चल रहा है 7% का। ठीक है, ये है गिवन इंफॉर्मेशन। अब बास्केट ऑफ गुड्स का एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में। तो बास्केट ऑफ गुड्स होती है कि उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स लिए जाते हैं, बहुत सारे गुड्स अज्यूम किए जाते हैं कि उस बास्केट में है। ठीक है, और उसके हिसाब से इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन होता है। ठीक है, मतलब उसके हिसाब से जो प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन होता है वो बोला जाता है कि ये जो एक बास्केट ऑफ गुड्स है इसमें बहुत सारे गुड्स है। ठीक है, ये बास्केट ऑफ गुड्स, अगर मान लो 7% इन्फ्लेशन 1 ईयर का है, एनुअल इन्फ्लेशन 1 ईयर का है 7% का, तो इसका मतलब है प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन होता है ये 7%। इसका मतलब है कि एक साल बाद में ये जो बास्केट ऑफ गुड्स है वो 7% से महंगी हो जाएगी। बास्केट ऑफ गुड्स जो है वो 7% से महंगी हो जाएगी। मैं जनरली एग्जांपल के लिए कभी प्याज का एग्जांपल ले लेता हूँ, कभी टमाटर का एग्जांपल ले लेता हूँ, कभी और किसी चीज का एग्जांपल ले लेता हूँ। आप एक बास्केट में आप टमाटर पकड़ सकते हो, या पूरी सब्जी मंडी, पूरा सब्जी मंडी नहीं, सारी सब्जियां से बाकी के जो गुड्स है आपके, जो आपको डेली बेसिस पे मैदा, गेहूं, वो सब इंक्लूड कर लो, और इमेजिन करो कि एक बास्केट ऑफ गुड्स है जो एक नॉर्मल कंज्यूमर कंज्यूम करता है। ठीक है, ये जो बास्केट ऑफ गुड्स है वो इंडिया में, ये जो बास्केट ऑफ गुड्स है वो इंडिया में ट्रेड कर रहा है अभी फिलहाल ₹18। ठीक है, और यही सेम बास्केट ऑफ गुड्स कंज्यूमर खाएगा तो वही ना, हीरे थोड़ी खाएगा यूएस में बैठा है तो, है ना? खाएगा तो वही मैदा, पोहा, मतलब पोहा नहीं खाएगा यूएस में, बट खाएगा तो वही, है ना? इंदौर वाले तो थोड़ा ज्यादा खाओगे, नहीं हो महाराष्ट्र में रहते हो तो समोसा ज्यादा खाओगे। ठीक है, चलो, सेम बास्केट ऑफ गुड्स यूएस में ट्रेड कर रहा है फॉर $1, $1 में वो ट्रेड कर रहा है। तो ये हो गया इसका पहला प्रिंसिपल। ठीक है, परचेसिंग पावर पैरिटी का पहला प्रिंसिपल ये है कि करेंसी का रेट ऐसा होना चाहिए, मतलब करेंसी का रेट वो होगा, रेट ऑफ करेंसी वो होगा कि जिससे बास्केट ऑफ गुड्स की प्राइस हमेशा सेम होनी चाहिए दोनों ही कंट्री में। मतलब अगर आपका फ्रेंड ये $1 लेके इंडिया पहुंच जाए, ठीक है, और वो अपना डॉलर कन्वर्ट करा ले इंडियन रुपीज में, INR में, और रेट जो चल रहा है अभी वो चल रहा है ₹80 का, तो उसकी जेब में कितना आया? उसकी जेब में आया 80।
आपका दोस्त यूएसए से $1 लेके आया और अब उसने कन्वर्ट किया 80 में, उसको $1 को कन्वर्ट किया 80 में, तो वो इंडिया में भी वही बास्केट खरीद पा रहा है जो वो बास्केट यूएस में खरीद पा रहा था। ठीक, वो इंडिया में भी वही बास्केट खरीद पाएगा जो यूएस में खरीद पा रहा है। क्यों? क्योंकि $1 इज इक्वल टू 80, ये स्टैब्लिश प्रिंसिपल है, यहां पे काम कर रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? सोचो सोचो क्या होगा। अगर ऐसा मिसप्राइसिंग होता है, ठीक है, मिसप्राइसिंग होने लग जाता है, तो उससे सिंपली आर्बिट्राज जनरेट होगा और यहां से वहां पैसा फ्लो होना शुरू हो जाएगा। सिंपल रूल, आर्बिट्राज अगर कन्वर्ट होता है, जनरेट होता है, तो मतलब मनी का फ्लो होता है, डिमांड एंड सप्लाई चेंज हो जाएगा और फिर से एक बार आर्बिट्राज स्टैब्लिश हो जाएगा। आर्बिट्राज को अभी मैं ज्यादा खोद नहीं रहा हूं, तो आर्बिट्राज हमारे लिए डेरिवेटिव्स में आएगा। इसी में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब एक बार और आर्बिट्राज के बारे में डिस्कशन करेंगे, डिटेल में समझेंगे। और क्वेश्चंस को भी मैं पूरा डिटेल में कराने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस करा दिए फट 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 फट, वैसा नहीं, फिर से कॉन्सेप्ट रिवाइज करा के क्वेश्चन कराएंगे। तो तब हम समझेंगे कि आर्बिट्राज कैसे जनरेट होगा, बट आर्बिट्राज जनरेट होगा। गॉट इट? ठीक है, समझ में आया? अगर मान लो एक एग्जांपल के लिए कि रेट तो यही चल रहा है, $1 इज इक्वल टू 80 ही चल रहा है, लेकिन सेम बास्केट जो यूएस में $1 की मिलती है, वो बास्केट इंडिया में मिल रही है, इंडिया में मिल रही है रुपीज कितने की मिल रही है? सोचो, से 10 रुपए में मिल जाती है। ठीक है, तो क्या होगा इससे? एक तो पहला एकदम सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूं कि यूएस से डॉलर एक एक लेके आ जाएंगे लोग और यहां पे 8-8 बास्केट खरीद लेंगे। सो जैसे ही वो 8-8 बास्केट खरीद लेंगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ गई बास्केट की अगर डिमांड बढ़ी तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसका प्राइसिंग बढ़ेगा। और उसका प्राइसिंग तब तक के बढ़ेगा जब तक के आपका वो रेट जो है वो 80 नहीं हो जाता। ये हो गया एकदम सिंपलेस्ट एग्जांपल, समझाने के बहुत तरीके होते हैं ना, उसमें से एक तरीका ये हो गया। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि ये इंडिया वाला यहां से खरीदेगा, ठीक है, इंडिया से बास्केट्स खरीदेगा और वो बास्केट 10-10 रुपए में मिल रही है। ठीक है, तो उसने अब $1 जितना पैसा खर्च किया, 80 रुपए, 80 रुपीज स्पेंड किया, 8 बास्केट खरीद लिया, बास्केट ऑफ गुड्स। वो 8 बास्केट लेके पहुंच गया यूएसए में। ठीक, और एक बास्केट यूएसए में बिक रही है $1 की, बराबर है, $1 की एक बास्केट बिक रही है ना, तो वहां पे सप्लाई करना चालू कर देगा, तो यहां पे गिर जाएगी रेट उसके। ठीक है, ये एक और तरीका हो गया। एक और चीज होगी इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, जब इंडिया में कोई इंसान इस तरीके से ट्रेड कर रहा है, जब वो ₹10 में खरीद रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए एक आर्बिट्राज जनरेट हो गया। तो वो आर्बिट्राज जो है ना, आर्बिट्राज डिमांड एंड सप्लाई का ऐसा सर्कल क्रिएट करता है कि ऑटोमेटिकली प्राइसेस इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगी कि ये जो चीजें हैं वो मैच हो जाए। नाउ दिस इज थियरी। ठीक है, अब ये थियरी में हम क्या क्या इग्नोर कर रहे हैं? हम कस्टम रेगुलेशन को इग्नोर कर रहे हैं, हम लोकल टैक्सेस को इग्नोर कर रहे हैं, हम कस्टम्स के जो टैक्सेस अप्लीकेबल रहेंगे वो सब भी इग्नोर करके चल रहे हैं। तो ये सब इग्नोर करके चल रहे हैं, तो आप अगर अभी के अभी टैली करोगे ना, तो अभी के अभी आपको शायद ऐसा मिलेगा नहीं, यू विल सी सम मिस प्राइसिंग। तो वो मिस प्राइसिंग है लोकल लेवल पे, जितनी भी चीजें होती है अप्लाई करती है उन सब की वजह से। बट इन थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ये अप्लीकेबल होना चाहिए। सो यहां तक के हम लोग क्लियर है कि क्यों ऐसा होना चाहिए ऑन थियोरेटिकल लेवल, अज्यूमिंग कि इस दुनिया में किसी भी टाइप के अदर टैक्सेस अप्लीकेबल नहीं है, लोकल टैक्सेस नहीं है, कस्टम्स नहीं है, कोई कस्टम्स के रेगुलेशन नहीं है और कुछ भी नहीं है अप्लीकेबल। ठीक, सो ये हो गया फर्स्ट कि आज 80 में ट्रेड करेगा, वो बास्केट यहां पे 80 में आएगी, ये बास्केट यूएसए में $1 में आएगी। सिंपल, $1 में इन्फ्लेशन, ये यूएसए में इन्फ्लेशन चल रहा है, ये था आपका T0, ये आपका T1 और ये टोटल टाइम पीरियड है 1 ईयर का। यूएसए में इन्फ्लेशन चल रहा है 1% का और बास्केट मिल रही है $1 में। तो सेम बास्केट 1 साल बाद में कितने में मिलेगी यूएसए में? जल्दी बताओ, कितने में मिलेगी? कुछ भी नहीं, $1 में 1% ऐड कर लो, है ना, 1% ऐड किया तो दैट इज $1.01, इतने में ट्रेड करेगी। गॉट इट? सिंपल, समझ में आ गया। इंडिया में इन्फ्लेशन चल रहा है 7% का, इंडिया में इन्फ्लेशन चल रहा है 7% का,
तो ये जो बास्केट है इंडिया वाली बास्केट, वो यूएस में नहीं, T1 पे जाके कितने की हो जाएगी? सो 80 प्लस 7% वो हो जाएगी 85.60। ये बास्केट है आपकी, ठीक है। और हमारा प्रिंसिपल फिर से एक बार एस्टेब्लिश होना चाहिए कि अगर कोई यूएस से इंडिया में आता है तो उसकी बास्केट का रेट जो है वो सेम ही रहना चाहिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सिंपल, ठीक है। चलो तो देख लेते एक बार कैसे काम करेगा ये। इसका सॉल्यूशन निकाल देता हूं मैं पहले, ठीक है। तो $1 इज इक्वल टू रेट कितना होना चाहिए $1 का T1 पे, सो दैट कोई भी इस तरीके से आर्बिट्राज को एक्सप्लॉइट ना कर पाए, किसी भी टाइप की अननेसरी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट ना कर पाए। जैसे कि हमने देखा अगर बास्केट ₹10 का ही जनरेट हो जाता है तो यूएस से लोग आने लग जाएंगे और यहाँ पे बास्केट की बास्केट खरीदने लग जाएंगे, या उल्टा हो सकता है कि इंडिया के लोग ही बास्केट खरीदेंगे और यूएस में जाके $1 में बेचेंगे और ढेर सारा पैसा कमाएंगे। सो वैसा नहीं होना चाहिए, हमें जानते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा रेट अप्लीकेबल होना चाहिए डॉलर का, सो दैट ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी अगेन यहाँ पे एग्जिस्ट ना करे। तो इस रेट को निकालने के लिए आप सिंपली ऐसा कर सकते हो, तो 85.60 डिवाइडेड बाय 1.01, इसका जो आंसर आता है 85.60 डिवाइडेड बाय 1.01 एंड यू विल गेट द आंसर 84.75, ठीक है। ओ माय गॉड, यार ये तो सेम आ गया, अरे गजब, ये देखो सेम आ गया, रेट सेम आ गया, 84.75 यहां पे भी आया, जबकि मैंने अलग कैलकुलेशन किया, मैंने वही कैलकुलेशन नहीं किया। और यहां पे रेट कितना आ रहा है, देखो देखो यहां पे रेट कितना आ रहा है 84.75, हमने डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया था वहां पे, है ना। अब यहां पे देखते कि ऐसा क्यों हुआ। तो पहले देख लेते कि अगर आपके पास में यूएसए में अगर आपको एक बास्केट खरीदनी है तो लग रहा है आपको $1.01, ठीक है। यूएसए में आपको लग रहा है 1.01 एक बास्केट खरीदने के लिए, और करंटली जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 84.75। इस्टेब्लिश भी तो होना चाहिए ना कि 84.75 के रेट के हिसाब से इंडिया में अगर आप आते हो, मतलब आपका फ्रेंड 1.01, क्योंकि यूएस में बास्केट अब कितने का मिल रहा है 1.01 का, तो वो अगर अपना डॉलर इंडिया में लेके आता है और उस डॉलर को कन्वर्ट कराता है रुपीज में, तो उसके पास में इतना पैसा होना चाहिए सो दैट वो इंडिया में भी वही बास्केट खरीद पाए। तो करेंसी का रेट जो अप्लीकेबल है फिलहाल में वो है 84.75, यूएस में बास्केट मिल रही है 1.01 की, एंड देन उसको मल्टीप्लाई किया हमने करंट रेट से, तो उसके पास में रुपीज कितना हो जाएगा, रुपया कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करके देख लो 1.01, मैं जानबूझ के कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है, सो दैट अगर कहीं पे भी कोई मिस्टेक रहती है तो वो पकड़ में आ जाती है। 84.75 and the answer is 85.59, या इसको लिखना है तो आप 60 लिख लो। जबरदस्त काम हो गया। आपका दोस्त यूएस में एक बास्केट 1.01 में खरीद पाता था, डॉलर टू आईएनआर जो रेट चल रहा है वो 84.75 के चल रहा है, तो उसने इंडिया में आया वही डॉलर लेके 1.01 लेके कन्वर्ट किया, और उसके पास जो पैसा बचा उसमें अगेन घूम फिर के बात वही है कि वो वही बास्केट खरीद पा रहे हैं। सो परचेसिंग पावर पैरिटी कहती है कि आपका जो रेट है, ठीक है, वो रेट इस तरीके से होना चाहिए कि एक बास्केट ऑफ गुड्स की कीमत अगर कोई यूएसए में उसको खरीदे वो, या वो अपने पैसे को कन्वर्ट कराए इंडिया में और इंडिया में उसको खरीदे, तो उसको कोई भी किसी भी टाइप का एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। सो दिस इज दी परचेसिंग पावर पैरिटी, ठीक है। सो हमेशा परचेसिंग पावर पैरिटी का अंडरलाइंग प्रिंसिपल ये होता है। अब इसी का उन्होंने फॉर्मूला बना दिया है। सो फॉर्मूला जो है वो जो हमने देखा, मैं इसको बार बार फिर से एक बार लिख लेता हूं क्योंकि एग्जाम के एंगल से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू, मतलब एक साल बाद में जो रेट होगा, ठीक है। यहां पे एक और चीज थोड़ी क्लैरिफाई कर दो अगर किसी के पकड़ में नहीं आया तो, स्टैंडिंग टुडे एट T0 आपको दोनों कंट्री का इन्फ्लेशन पता है, ठीक है, आपको स्पॉट रेट पता है, और अगर आपको बोल दिया जाए कि भैया बता फॉरवर्ड रेट कितना होना चाहिए डॉलर का एक साल बाद में, कंसिडरिंग दिस सिनेरियो यूजिंग परचेसिंग पावर पैरिटी पीपीपी, तो आपका आंसर होना चाहिए 84.75। क्यों?
क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि परचेसिंग पावर पैरिटी हमेशा होल्ड करेगा और 84.75 वो रेट है जो परचेसिंग पावर पैरिटी को होल्ड कराता है। हम T1 तक के पहुंचे नहीं है, मैं आपको T1 तक के लेके चले गया एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आप खड़े तो T0 पे ही हो। तो T0 पे खड़े होके अगर आपको फॉरवर्ड रेट पूछा जाए तो आप ये बताओगे कि 84.75 होना चाहिए बिकॉज परचेसिंग पावर पैरिटी होल्ड करता है, परचेसिंग पावर पैरिटी ट्रू होना चाहिए या ट्रू होता है। ठीक है, ये अज्यूम करने के बाद में यू विल गेट दिस आंसर। ठीक, तो फिर ये तो हो गया, ये तो पूरा हमने मसाला बना दिया ना, है ना। अब इसका कुछ कॉन्क्रीट भी तो होना चाहिए, सिंगल फॉर्मूला। तो सिंगल फॉर्मूला टू कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट। सो कैलकुलेट करने के लिए, फॉरवर्ड रेट को कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू सिंपली गो विथ फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू आज का स्पॉट रेट 1 प्लस इन्फ्लेशन ऑफ होम करेंसी टू दी पावर n, जो भी टाइम पीरियड है आपका, या t ले लो, जैसे भी आपको लगे t ले लो, एंड 1 प्लस इन्फ्लेशन ऑफ फॉरेन करेंसी टू दी पावर t। एंड अब इसको सिंपली सॉल्व करो, सेम वही जो हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। 1.07 यहाँ पे आता है और 1.01 यहाँ पे आता है, और इसका आंसर जब निकालते हो तो आपका आंसर आता है 84.75। गॉट इट? फॉरवर्ड रेट ऑफ डॉलर 1 ईयर फॉरवर्ड। ठीक है, सो दिस इज द परचेसिंग पावर पैरिटी। अब इसके क्वेश्चन बाद में करेंगे, ठीक है, सेशन नंबर 4, लेक्चर नंबर 4 में क्वेश्चंस करेंगे। सो दिस इज मोर देन इनफ। अब मैं यहाँ पे अगर आपको इलिस्ट्रेशन देना भी चाहूँ तो क्या करूंगा, घूम फिर के वही बताऊंगा कि भैया स्पॉट रेट है इतना से 75, और इंडिया में इन्फ्लेशन चल रहा है से 6%, और यूएसए में इन्फ्लेशन चल रहा है 2% का, एंड कैलकुलेट करना है आपको फॉरवर्ड रेट 2 ईयर्स का, है ना। सो 2 ईयर्स का फॉरवर्ड रेट। अब यार किसी को भी बताओ वो तो कर ही लेगा ना, हर कोई आंसर निकाल लेगा। वो कैसे निकालेगा? सो एफ इज इक्वल टू 75 1 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाय, क्यों? क्योंकि इंडिया होम करेंसी, 1 प्लस 0.02, और 2 साल के लिए करना है तो यहाँ पे दोनों को पावर दे दो और अब आंसर निकाल लो। बाकी आप आंसर निकाल सकते हो, आपको सिंपली ऊपर वाली टर्म को स्क्वायर करना है, नीचे वाली को स्क्वायर करना है और आंसर निकाल लेना है। सो यू विल गेट दी फॉरवर्ड रेट ऑफ 2 ईयर्स, 2 ईयर फॉरवर्ड रेट निकलेगा डॉलर का उससे। ठीक, अब इसमें एक और एडिशन हो सकती है कि फॉरवर्ड कितना प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है ना। तो कितना प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है वो अगर निकालने बोला जाए, सो यू कैन सिंपली डू दिस। ये एग्जांपल लेके चलते हैं, ये वाला कितना प्रीमियम पे चल रहा है। तो कितना प्रीमियम चल रहा है? तो 84.75 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू 4.75 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू इज इक्वल टू 5.93%। इसको मैं 5.9 है तो 6% लिख लेता हूं, और ये जो 6% है ना, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ दीज कंट्रीज। ये देखो दिखा, 7% 1%, 7% इंडिया का इन्फ्लेशन माइनस यूएस का इन्फ्लेशन 1%, तो 7 माइनस 1% 6%, और जो प्रीमियम है वो भी वही आ रहा है 6%। ठीक है, सो ये जो आ रहा है ना 5.93, दिस बिकॉज ऑफ अप्रोक्सीमेशंस जो हमने किए हुए हैं। कैलकुलेशन वाइज दिस शुड बी इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू 6%। सो यहां पे ये एक और प्रिंसिपल अप्लाई हो जाता है। सो 7% माइनस 1%, दोनों कंट्रीज का इन्फ्लेशन का जो डिफरेंस है, इन्फ्लेशन ऑफ फॉरेन करेंसी ये हो गया और इन्फ्लेशन ऑफ होम करेंसी ये हो गया। सो योर आंसर इज दिस 6%। गॉट इट? चलो, और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क, और आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, ये वाला कैलकुलेशन, और इसमें भी एक बार कैलकुलेट कर लेना कि डिफरेंस आता है कि नहीं आता, और मुझे बताना कमेंट में कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द परचेसिंग पावर पैरिटी। अब देखते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी। इंटरेस्ट रेट पैरिटी, IRP, इंटरेस्ट रेट पैरिटी। ठीक है, अब समझते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी क्या है।
तो पहले तो सबसे पहले है एक रूल, ठीक है, जो फिशर से आता है, फिशर ने बताया ये रूल। बोले फिशर बोले भैया ये देखो कि ये जो नॉमिनल रेट है, नॉमिनल रेट मतलब जो बैंक आपको चार्ज करता है, मतलब जो रिस्क फ्री रेट होता है ना बैंक का, ठीक है, वो रियल रेट नहीं होता है, वो रिस्क फ्री रेट होता है। मान लो इंडिया में अगर 6.5% का रेट चल रहा है, सो दिस इज नॉमिनल रेट, दिस इज नॉमिनल रेट, दिस इज नॉट द रियल इंटरेस्ट रेट, दिस इज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। नॉमिनल रेट का मतलब ही नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं हम लोग। सो नॉमिनल रेट इज इक्वल टू इन्फ्लेशन का जो कुछ भी रेट चल रहा हो प्लस रियल इंटरेस्ट रेट। सो नॉमिनल रेट इज इक्वल टू इन्फ्लेशन रेट प्लस रियल इंटरेस्ट रेट। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर इन्फ्लेशन 6% है और उस पर्टिकुलर रीजन की जो इन्वेस्टर्स है या जो जनता है वो बोलती है कि हमें चाहिए 0.5% का रेट, तो आपका जो नॉमिनल रेट कोट होगा, जो बैंक आपको रिस्क फ्री रेट में पे करेगा, वो आएगा 6.5%। क्यों ऐसा? सो इन शॉर्ट अगर इसको बोला जाए तो बैंक, जब भी आप इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन कि आपने आज बैंक में जमा किया एफडी में 100 रुपए, ठीक है, और करंटली से 10% का रेट चल रहा है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 10% लेके चल रहा हूं मैं। सो 100 आपने आज इन्वेस्ट किया, एफडी बनाया, और करंटली एफडी के ऊपर रेट चल रहा है 10%। तो एट द एंड आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 110 रुपए, मतलब एट द एंड यानी 1 साल के बाद में T1 एंड दिस इज T0, दिस इज 1 ईयर, ठीक। तो ये जो 110 है ना, ठीक है, सो ये 110 प्रिंसिपल लेवल पे इट इज जस्ट लाइक उसका जो मेजर कंपोनेंट है वो बैंक जो आपको पे कर रहा है वो कर रहा है कि भैया ये जो 110 है ना, इसके अंदर का जो 10 है, इस 110 में 100 तो आपने डाला था और 10 ऊपर से मिला हुआ है, तो ये जो 10 है ये मेजरली दिस इज कंपनसेशन फॉर द इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से रुपए की वैल्यू घटी है। रुपए की जो वैल्यू घटी है उसका कंपनसेशन है ये। आपकी 10 रुपए इनकम नहीं है, आपने कमाया नहीं है वो 10 में से 9.5 तो मेजरली दिस इज जस्ट कंपनसेशन फॉर योर इन्फ्लेशन। अगर इसको एक और एंगल से डिस्कस किया जाए तो वही बास्केट ऑफ गुड्स का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो अगर बास्केट ऑफ गुड्स आज T0 पे 100 का था और मान लो इन्फ्लेशन जो है वो 9.5% का है, ठीक है, तो मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके T1 पे आके सेम बास्केट ऑफ गुड्स जो है वो आपको 109.5 में मिलेगा, ठीक है, और बैंक आपको कितना दे रहा है 110। यार इन्फ्लेशन की वजह से मेरे पैसे की जो वैल्यू डी वैल्यू हुई है ना, अल्टीमेटली मेजर तो बैंक ने सिर्फ वही कॉम्पनसेट किया हुआ है, बैंक ने कुछ अपनी तरफ से एडिशनल रिटर्न नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आप याद रखना कभी भी आप रिस्क फ्री रेट पे इन्वेस्ट करते हो, मीनिंग यू आर मेकिंग श्योर कि आपका जो पैसा है वो डी वैल्यू नहीं हो रहा है मैक्सिमम, मतलब उसका डिवैल्यूएशन नहीं हो रहा है, आपके पैसे की वैल्यू कम नहीं होती जा रही, मतलब पैसे की तो वैल्यू कम हो रही है, आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कम नहीं हो रही है। आपके पास में 100 रुपए है, 1 साल बाद में 110 होंगे, आज आप एक बास्केट खरीद सकते हो, एक बास्केट नहीं बोलना है, आप मान लो 2 किलो प्याज आज खरीद सकते हो, तो 1 साल के एंड में 109.5 में भी 2 किलो प्याज ही आएंगे, उसके ऊपर कुछ आएगा नहीं। और ये जो 50 पैसा बचा आपके लिए, ये है आपकी एक्चुअल में इनकम, रियल इनकम, इसी को बोलते हैं रियल रेट। तो जो भी आपका नॉमिनल रेट, ये नॉमिनल रेट जो बैंक ने यहां पे दिया, या ये जो हमने 6% का यहां पे अज्यूम किया, दिस इज मेनली कंपनसेशन फॉर इन्फ्लेशन, दिस इज मेनली इन्फ्लेशन का रेट, दिस इज इन्फ्लेशन, ठीक है। और ये जो रियल रेट है ना, ये कई जगह पे तो जीरो भी हो सकता है, अगर जीरो भी होता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये रेट बहुत कम होता है, लाइक हार्डली 0.5%, 1% मैक्सिमम, ठीक है, 1% भी बहुत हो गया। सो इस तरीके से स्ट्रक्चर काम करता है। सो यहां से हमें एक इक्वेशन समझ में आई कि ये नॉमिनल रेट, जिसको आप जनरली RF मान के भी चल सकते हो, रिस्क रेट मान के भी चल सकते हो, तो ये किस किस का कंपोजिशन है, इन्फ्लेशन का कंपोजिशन है और रियल इंटरेस्ट रेट का कंपोजिशन है, ठीक है। इस मतलब इसकी कंपोजिशन क्या है, तो इन्फ्लेशन रेट एंड रियल इंटरेस्ट रेट, ये दोनों को मिला के। अभी हमने परचेसिंग पावर पैरिटी देखा है, PPP, ठीक है, जो रिलाई करता है इन्फ्लेशन पे। अब हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट पैरिटी, IRP, इंटरेस्ट रेट पैरिटी।
तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी रिलाई करता है नॉमिनल रेट पे, रियल रेट पे कोई रिलाई नहीं करता। रियल रेट मतलब इन्वेस्टर का एक्चुअल रिटर्न, उसके ऊपर कोई रिलाई नहीं करता। ठीक, सो इससे एक चीज समझ में आ रही है कि ये इन्फ्लेशन रेट जो है, पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी, जो इन्फ्लेशन पे डिपेंडेंट है, वो और नॉमिनल रेट अगर इतने क्लोजली रिलेटेड है तो उनकी थियरीज भी सेम सेम होनी चाहिए या मोस्टली सेम होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही कहा आपने। सो फॉरवर्ड रेट यूजिंग द इन्फ्लेशन रेट पैरिटी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी, नॉट इन्फ्लेशन रेट पैरिटी, IRP, यूजिंग द IRP अगर आप यूज करते हो तो फॉर्मूला बनता है S0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ होम करेंसी डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ फॉरेन करेंसी, और ये NN या TT जो भी आपको लेना है, टू द पावर जो भी टाइम पीरियड है उसका। गॉट इट? चलो, सो ये है फॉर्मूला। अब अगर मुझे इसका क्वेश्चन देना तो मैं कैसे दूंगा? सो $1 इज इक्वल टू करेंटली ट्रेडिंग एट ₹80, दिस बिकम्स योर S0। रेट इन होम मतलब इंडिया में जो रिस्क फ्री रेट चल रहा है वो से 7% का चल रहा है, या 7.5 ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा पिछले वाले एग्जाम्पल से, 7.5 चल रहा है। और रेट ऑफ फॉरेन मतलब यूएसए में जो रेट चल रहा है वो चल रहा है से 1.5%। So you have to calculate 1 year forward rate of dollar USD। कैसे निकालोगे फिर? यहाँ पे F इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.075 टू द पावर 1 प्लस 0.015 टू द पावर 1 एंड देन कैलकुलेट। सिंपल है। 1.075 डिवाइडेड बाय 1.015 मल्टीप्लाइड बाय 80, और आंसर आता है 84.72 या 729 मतलब 73। ठीक है, दिस इज 1 ईयर फॉरवर्ड डॉलर का रेट। ठीक, ये समझ में आ गया। सो कैलकुलेशन वाइज तो सेम ही है। चल, सो ये कैलकुलेशन हो गया ना हमारा। अब इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलो वही दोस्ती यारी निभाते हैं, फिर से एक बार वही दोस्ती लेके चलते हैं। टाइम T0, टाइम T1, ये हो आप इंडिया में जहाँ पे रिस्क फ्री रेट चल रहा है, यहाँ पे हमने 7.5 लिया ना, 7.5। ठीक है, ये है आपका फ्रेंड यूएसए में जहाँ पे रिस्क फ्री रेट चल रहा है 1.5% का। ठीक है, और जो रेट चल रहा है $1 इज इक्वल टू ₹80। सो ये होगी बेसिक इंफॉर्मेशन, ये है 1 साल। अब यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि क्या एक्सप्लेनेशन है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी कैसे काम करती है। तो पिछले वाले एग्जाम्पल में जैसे हमने गुड्स का एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल कैसे जाएगा इसका? देखो कि मान लो आपके पास में इंडिया में 80 रुपए है और आपके दोस्त के पास में यूएसए में $1 है, $1। ठीक है, उसने अपनी कंट्री में इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ कितना? 1.5%, क्योंकि यूएसए में वो रेट चल रहा है। इसने इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ 1.5% और आपने इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ 7.5%, 7.5%, 7.5%। सो ये दोनों ने इन्वेस्ट किया 1.5%, 7.5%। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके पास में कितना बचेगा?
80 प्लस 7.5% रिस्क फ्री रेट पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे आएगा आपके पास में 86, है ना। बैंक में इन्वेस्टेड मनी की जो वैल्यू है वो है 86, और आपके दोस्त के पास में कितना आएगा, 1 प्लस 1.5%, $1.015, ठीक। सो यहाँ पे $1 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 86 डिवाइडेड बाय 1.015 इज इक्वल टू 86 डिवाइडेड बाय 1.015, और आंसर आता है 84.84.729। इसी को हम 84.73 बोल के चल रहे हैं ना। सो ये दिखा, ठीक, इतना होना चाहिए। सो रेट जो है दिस शुड बी 84.729 या 73, कुछ भी ले लो जैसे आपको लगे, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा इससे। सो ये क्या चल रहा है, प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल ये है कि मान लो आपका दोस्त आज, जब रुपए की कीमत है, डॉलर की कीमत है 80 रुपए में $1 आता है, आपके दोस्त के पास में यूएसए में $1 था, वो आ गया इंडिया में, उसने अपने डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करा लिया, तो उसके पास में कितना रुपया मिला, 80, ठीक है। और उसने 80 को इन्वेस्ट किया रुपए में, मतलब रुपीज को के लिए जो रिस्क रेट एप्लीकेबल था 7.5% से, और फिर एट दी T1 उसने उसको मैच्योर किया, तो उसको मिला 86, मतलब जब उसने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ किया होगा तो उसको 86 मिला। ये हो गया पहला सिनारियो, आपका दोस्त इंडिया में आया, इंडिया में इन्वेस्ट किया, और फिर 1 साल रुका और उसको मिला 86। ऑन दी अदर हैंड आपका दोस्त यूएस में ही रुका, उसके पास में जो $1 था उसने वहां पे इन्वेस्ट कर दिया, और एट द एंड ऑफ 1 ईयर उसको मिला 1.015, ठीक है, 1.015। तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी ये बोलता है कि ये जो आपका डिसीजन है ना, कि आप यूएस से इंडिया में आओ, आप उल्टा भी कर सकते हो, इंडिया से आप यूएस भी जा सकते हो, लेकिन मैं क्या कहूँ यूएस से इंडिया, यूएस वाले आएंगे इधर, ठीक है। सो यूएस से अगर आप इंडिया में आओ, यहां पे पैसा इन्वेस्ट करो, 1 साल रुको और पैसा विड्रॉ करो, तो जो आपके पास में वैल्यू होगी वो इक्वल टू होगी अगर आप यूएस में ही रुकते, यूएस में ही इन्वेस्ट करते एट यूएस वाला रेट, ऑब्वियसली इंडिया वाला रेट नहीं मिलेगा ना, यूएस वाला रेट 1.5%, और वो उस टाइम पे आपके पास में जो भी अमाउंट होता, ठीक है, वो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये फर्क कब नहीं पड़ेगा, जब आपके पास में रेट ऐसा होगा, डॉलर का रेट एट द एंड ऑफ 1 ईयर ऐसा होगा, जिससे ट्रांसलेशन करने के बाद में, जिससे डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करने के बाद में एग्जैक्टली सेम अमाउंट आना चाहिए, ठीक है। इसको एक और तरीके से समझाता हूं, आपका दोस्त यूएसए में, आप इंडिया में हो, आपने बोला मेरे पास 80 है, उसने बोला मेरे पास में $1 है, आज की डेट में करेंसी का जो रेट चल रहा है $1 इज इक्वल टू ₹80, ठीक है। सो $1 इज इक्वल टू ₹80, ये कंफर्म हो गया। तो आपने बोला कि अरे अपन दोनों के पास में सेम ही वैल्यू है, एग्जैक्टली सेम ही वैल्यू है, तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं मैं यूएस में इन्वेस्ट नहीं करता, यूएस में इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, 1.5% का रेट मिल रहा है डॉलर के ऊपर, मैं तो इंडिया में इन्वेस्ट करूंगा 7.5% के ऊपर, इंडिया में ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, मैंने इसको इन्वेस्ट करूंगा एट 7.5%, और फिर जब मुझे 1 साल बाद में पैसा मिलेगा, 1 साल बाद में पैसा मिलेगा जो कि 86 है ना, 7.5% के हिसाब से 86 मिलेगा, तब मैं यूएस में आऊंगा और फिर मैं यूएस में खर्चा करूंगा, ठीक है। आपका दोस्त बोलेगा कि अरे इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं जो यूएस में इन्वेस्ट करूंगा उसकी वैल्यू एट द एंड ऑफ 1 ईयर, और तू जो इन्वेस्ट कर रहा है उसकी वैल्यू एट द एंड ऑफ 1 ईयर एग्जैक्टली सेम ही होगी। तो कैसे होगी ये देखो, आज ही अगर आप यूएस चले जाते तो आपको बराबर $1 मिल रहा है, ठीक है। आपके पास में अब आ गया 86 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, और यहां पे रेट चल रहा है $1 इज इक्वल टू 84.729। सो आपके पास में है 86 और रेट चल रहा है 84.729। याद रखना आपने डिसाइड किया है कि अब आपके पास में जो 86 आया है, क्योंकि आपने 7.5% पे इन्वेस्ट किया ना, तो आपके पास में 86 आ गया, तो ये 86 को लेके आप यूएस में जाओगे, सो दैट आपके पास में खर्चा करने के लिए ज्यादा पैसा रहे, जबकि आपके दोस्त ने बताया था इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देख लेते एक बार फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा।
तो 86 आपके पास में है। और एट दी T1 एंड ऑफ T1 रेट चल रहा है डॉलर टू यूएसडी, डॉलर टू रुपीज 84.729। सो 86 डिवाइडेड बाय 84.729 और इसका आंसर आता है 1.015। ओ माय गॉड, नुकसान हो गया खड़े खड़े। आपके दोस्त के पास में भी 1.015 ही, और आपके पास में जब आप 86 को कन्वर्ट करा के लेके जा रहे हो यूएसए में, तो भी आपके पास में 1.015 ही है। क्यों? क्योंकि ये जो रेट अप्लीकेबल है वो रेट इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, हमेशा इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा कि किसी को भी जस्ट बिकॉज दे आर सिलेक्टिंग अ वन कंट्री ओवर अनदर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, वन कंट्री ओवर अनदर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, उनको कोई एडवांटेज ना मिले। ठीक है, सो दैट्स द प्रिंसिपल। ये रेट इस तरीके से हमेशा स्ट्रक्चर्ड रहेगा सो दैट किसी को भी, आप किसी भी रीजन में इन्वेस्ट करो, आपको कोई एडिशनल एडवांटेज नहीं मिलेगा। गॉट इट? मतलब बहुत सिंपल है ये, है ना। और यही आपने जो देखा, ये जो आंसर आपका निकल के आया था 84.729, ये यहां पे भी वही निकल के आया था ना 84.73। ठीक है, सो दिस इज इंटरेस्ट रेट पैरिटी, कि इंटरेस्ट रेट की भी पैरिटी रहेगी। ठीक है, गॉट इट? समझ में आया कि क्या हुआ? आपको एग्जाम के पर्पस के हिसाब से इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। ठीक है, होमवर्क के लिए आप इसी को 2 साल के लिए निकाल लो, 2 इयर्स का कैलकुलेशन कर लो, सो यू विल गेट दी आंसर। ये हो गया 2 चीजें, इंटरेस्ट रेट पैरिटी, परचेसिंग पावर पैरिटी। सो दोनों सेम सेम ही काम करती है, देयर इज नो बिग डिफरेंस। एंड नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। सो नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट बहुत ही सिंपल है, फिशर इफेक्ट। ठीक, फिशर इफेक्ट क्या है? फिशर इफेक्ट है जो अभी आपने पढ़ा ना, नॉमिनल रेट इज इक्वल टू इन्फ्लेशन प्लस रियल रेट। ठीक, सो दिस इज फिशर इफेक्ट। तो ये फिशर ने बोला कि नॉमिनल रेट जो होता है मतलब जो आपको एक्चुअल में रेट मिलता है उसका मेजर कंपोनेंट इज इन्फ्लेशन, एंड रियल रेट उसका जो माइनर कंपोनेंट है वो होता है। ये हो गया आपका होम के हिसाब से, मतलब इंडिया ले लो, अगर आप यूएसए में बैठे हो, जो कि नहीं बैठे हो आई नो, तो आप ये ले लो, मतलब यूएसए यूएसडी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये दिया फिशर ने। अब फिशर ने एक और दिया, बोले इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट। तो ये इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट क्या बोलता है? तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ये जो नॉमिनल रेट वाला फॉर्मूला है उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो वी नो, मैं नॉमिनल रेट को n लिख देता हूं और इन्फ्लेशन को i लिख देता हूं। नॉमिनल को n लिख देता हूं, इन्फ्लेशन को i लिख देता हूं, और मैं इन्फ्लेशन को मतलब इधर लेके आ गया। ठीक है, वो लाइक नॉमिनल इज इक्वल टू इन्फ्लेशन था, तो मैं इन्फ्लेशन को पलटा के इधर लेके आ गया, तो वो माइनस हो जाएगा एंड दिस विल बिकम रियल रेट। रियल रेट को मैं r बोल देता हूं। ठीक है, गॉट इट? सो ये है पहला बेसिक बेसिक। ठीक है, चलो तो अब इसको होम के लिए लिख लेते हैं एक बार। होम के लिए, सो नॉमिनल रेट ऑफ होम करेंसी माइनस इन्फ्लेशन ऑफ होम करेंसी इज इक्वल टू आर रियल रेट ऑफ होम करेंसी। ठीक, वैसे ही नॉमिनल रेट ऑफ फॉरेन करेंसी माइनस इन्फ्लेशन ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू रियल रेट ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, सो फिशर इफेक्ट बोलता है बिकॉज ऑफ सेटिंग, बिकॉज ऑफ नो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी सिचुएशन, क्योंकि हमेशा क्या होगा ना, आर्बिट्राज जब भी एग्जिस्ट करेगा तो वो अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आर्बिट्राज आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते इतना इजीली, अगर आप ट्राई भी करोगे तो बहुत चिल्लर मिलेंगे आपको, मतलब इतने चिल्लर, इतना छोटा छोटा अमाउंट होता है ना आर्बिट्राज का, कि आपका जो टाइप करने का जितना टाइम है, मान लो एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जीक्यूट करने के लिए आपको 5 मिनट लगता है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, 5 मिनट लगता है, तो उस आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी को एग्जीक्यूट करने के बाद में आप जितना कमाओगे, जितना भी कमाओगे, वो आपकी जो 5 मिनट की कीमत थी ना उससे कम ही होगा, याद रखना। ठीक है, तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी इतना इजीली मतलब हो नहीं पाता है, इट इज नॉट पॉसिबल। और
इसीलिए आपने अगर ये सुना होगा ना, एल्गो ट्रेडिंग, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग, तो कंप्यूटर को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इस तरीके से की जाती है कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं, जो चिल्लर भी बना ना, मतलब एकदम छोटा सा अमाउंट, वो फट से उसको कैच करते हैं और फट से उसको एब्जॉर्ब करा देते हैं। मतलब उनने आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइट किया, छोटा सा अमाउंट आया लेकिन टाइम गया नहीं। आपने एक बार प्रोग्राम बना दिया, आप क्या हर 1 मिनट में एक डॉलर जमा करते जाओ, सारी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी को यूज करके हर 1 मिनट में या हर थोड़ी थोड़ी देर में एक डॉलर जमा करते जाओ, तो 1 घंटे का हुआ $60। और एक दिन में अगर आप 8 घंटा काम करते हो, मतलब ट्रेडिंग सेशन पकड़ के चलो, तो $68, 68 नहीं हुआ यार, $480। और ऐसा अगर आपने 26 ट्रेडिंग डेज में किया तो ये हो गया $12,480। तो वो हो गया लाइक फ्री का कमाई। फ्री का मतलब कंप्यूटर को चलाने के जितना खर्चा है, जो भी बिजली लगेगी वो कंप्यूटर में बस उतना ही खर्चा लगेगा, आपको भी पर्सनली इन्वॉल्व होना नहीं है। एल्गोरिदम जो है वो खुद ही ट्रेड कर लेगा आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी ढूंढ ढूंढ के। और क्यों ये एल्गो से किया जाता है, मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू क्यों किया जाता है, क्योंकि मैन्युअली करने में आपको वो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी ढूंढना, उसमें पोजीशंस लेना, एग्जिट करना, उसमें टाइम बहुत लग जाएगा और कमाओगे एज सच कुछ भी नहीं, बहुत चिल्लर मिलेगा। तो इसके लिए एल्गो ट्रेडिंग से किया जाता है। सो आपको याद रखना है कि रियल लाइफ में एज सच बहुत ज्यादा पढ़ना मत पीछे, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी के कुछ मिलेगा नहीं आपको, वो एब्जॉर्ब हो जाती है। मतलब जैसे ही बनी ना, तो वो डिमांड एंड सप्लाई इस तरीके से होगा कि वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, सो ये था। अरे यार बार बार बस टिक कर रहा हूं मैं, हाँ देखो। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर। अगर आप जो आपका फिशर इफेक्ट जो है, ठीक है, सो फिशर इफेक्ट को आप होम करेंसी के लिए लिखते हो और फॉरेन करेंसी के लिए लिखते हो। तो अब फिशर भाई साहब बोल के गए कि देखो भैया, जो रियल रेट की एक्सपेक्टेशन होती है ना, ये जो रियल रेट होता है वो किसी भी कंट्री में, होम करेंसी में या होम कंट्री में या फॉरेन कंट्री में सेम होता है। इट इज ऑलवेज सेम। मतलब आर एच इज इक्वल टू आर एफ। ठीक, समझ गए? इसी का मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमें पता है ना आर एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एन एफ माइनस आई एफ। सो नॉमिनल रेट ऑफ फॉरेन करेंसी माइनस इन्फ्लेशन ऑफ फॉरेन करेंसी, ये आ गया। और अगर आप इधर इसको एक्सटेंड करते हो तो नॉमिनल रेट ऑफ होम करेंसी माइनस इन्फ्लेशन ऑफ होम करेंसी। ठीक है, तो ये इक्वल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि रियल रेट जो है, इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस दोनों ही जगह पे सेम होगी, उनकी कोई भी एक्सपेक्टेशन अलग अलग नहीं होगी। क्यों अलग होगी? अगर आप इन्फ्लेशन को इग्नोर कर दो तो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन सेम ही होगी। दिस इज व्हाट फिशर इज सेइंग। ठीक है, अगर आप बीच में से ये दोनों को हटा देते हो तो इक्वेशन क्या बनी? नॉमिनल होम रेट, इन्फ्लेशन होम, ठीक है, नॉमिनल होम एन एच माइनस आई एच इज इक्वल टू एन एफ माइनस आई एफ। ठीक, अब हम फिर से एक बार इसको स्ट्रक्चर करते, ये जो है एन एफ को इधर लेके आ जाएंगे और ये इसको इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, सो इससे इक्वेशन क्या बनेगी, एन एच माइनस एन एफ इज इक्वल टू इन्फ्लेशन ऑफ होम करेंसी माइनस इन्फ्लेशन ऑफ फॉरेन करेंसी। गॉट इट? ठीक है, क्या समझ में आया इससे? तो ये बोल रहा है कि दो कंट्री के दो कंट्री के नॉमिनल रेट में जितना डिफरेंस होगा, दो कंट्री का नॉमिनल रेट का जो डिफरेंस है, होम एंड फॉरेन वाला जो है, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू इन्फ्लेशन डिफरेंस जो है दोनों कंट्री में। अगर मान लो ये आपने जैसे होम में 7% माना था और ये 1% माना था, ठीक है, ठीक, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ, 6%। तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस आएगा वो 6% ही आएगा। अगर आपने होम का, इंडिया का इन्फ्लेशन 7%, यूएसए का इन्फ्लेशन 1%, यूएसए में इन्फ्लेशन बहुत कम रहता है, ठीक है, और वो बढ़ गया तो बहुत पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री में इन्फ्लेशन सही रहता है, ठीक है, ठीक रहता है, ठीक है, और रहेगा भी, एग्जिस्ट करेगा। डेवलप्ड होने के बाद में नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो 1% 7%,
तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आना चाहिए 6% का. सो फिशर इफेक्ट. तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन के एंगल से आ सकता है और इसमें और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए, बहुत सारी मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, और भी चीजें डिस्कस करने के लिए, लेकिन भाई ये करिकुलम का पार्ट नहीं है तो मैं इसको बेसिक लेवल पे लाके छोड़ दे रहा हूँ. ठीक है. सो ये था आपका पूरा का पूरा फॉरवर्ड्स का डिस्कशन. सो अगले लेक्चर में हम लोग प्राइमरीली फोकस करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर, मेनली मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ओल्ड सिलेबस की अगर कोई क्वेश्चंस रहते हैं, ओल्ड सिलेबस मतलब ओल्ड सिलेबस की प्रैक्टिस मैनुअल के अगर कोई क्वेश्चंस रहते हैं जो यहाँ पे रिलेवेंट है, जो कि आईसीएआई ने ना मेनली सारे वहीं से उठा के यहाँ पे ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर लिए, तो कुछ एडिशनल रहेंगे तो करेंगे, अदरवाइज वहां पे भी हमारा मेजर पोर्शन कवर हो जाता है. ओके चल. So that's all about forward points, forward rates in foreign exchange. See you in the next video, lecture number 4. Take care. Bye bye.